बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, आज हम फोर्स और मोशन जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर थर्ड है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो फर्स्ट ईयर का ये क्या है पहला चैप्टर कम्पिटिटिव एग्जाम से जो आपके कंटेंट शामिल है फोर्स और मोशन आपका क्या है पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर। तो इसका हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज कंप्लीटली एमसीक्यूज क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जो ये फोर्स और मोशन फर्स्ट ईयर का ये क्या है कम्पिटिटिव एग्जाम में पहला चैप्टर है। वैसे आपका पहला चैप्टर तो फोर्स और मोशन नहीं है फर्स्ट ईयर का बुक में, वैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो फर्स्ट ईयर के कंटेंट में फोर्स और मोशन ये पहला चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड हम 80 to 90 एमसीक्यूज क्या करेंगे कंप्लीटली फोर्स और मोशन से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। हर कम्प्लेक्स एमसीक्यूज, हर बेसिक एमसीक्यूज, फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लास्ट तक ये लेक्चर देख लिया ना तो फोर्स और मोशन से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आपका हर कंसेप्ट क्या हो जाएगा 100% क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। और फोर्स और मोशन से रिलेटेड आपका हर एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एमसीक्यूज के साथ में उसके पैरेलल में और एमसीक्यूज भी बताता हूँ और साथ में उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ। इसलिए आपका हर कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला एमसीक्यूज है इसमें फर्स्ट पेपर के सारे एमसीक्यूज शामिल है, यूएचएस ईटा इस तरह फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज भी शामिल है, पीएमसी प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट पी 2 to 3, मतलब पॉइंट पी ये है पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। पॉइंट पी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 2 3 एंड क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 5 7। अब आपसे क्या पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सिंपल बॉडी किस पॉइंट पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है। पॉइंट पी आपके साथ क्या है इनिशियल और पॉइंट क्यू क्या है फाइनल। तो सिंपल आपने क्या करना है सबसे पहले इसको फाइनल में से इनिशियल को क्या करना है माइनस करना है। ये क्या है आपके साथ वेक्टर फॉर्म, पहले आप इसको क्या करो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट आपके साथ आपने क्या है वेक्टर फॉर्म में आपके साथ क्या करो एक दूसरे से माइनस करो। सिंपल क्या है ये फाइनल पहले लिखो बाद में इनिशियल लिखो। सही, तो मैं फाइनल को इनिशियल से माइनस कर रहा हूँ। सही है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 2 जो पहला डिजिट होगा उसके साथ आपने क्या लिखना है, कौन सा यूनिट वेक्टर लिखना है आई, मतलब वो क्या होगा एक्स एक्सिस, और दूसरा डिजिट है उसके साथ आपने क्या लिखना है जे लिखना है। सही है, अलोंग द वाई एक्सिस। तो 2 सिंपल आपके साथ क्या है 5i 5i प्लस 7j माइनस, फिर आपने क्या करना है 2i फिर 3 लिखा है प्लस 3j। सिंपल आप क्या करो वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है पहले इसको माइनस करो, 5 से 2 माइनस करो, i वाली रकम को i से माइनस करना है, j वाली रकम को j से माइनस करना है। अगर यहाँ पर तीसरा रकम भी गिवन होता है k तो फिर k वाली रकम को k से माइनस करना है जो अलोंग द z एक्सिस होगा। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 से 2 माइनस करो तो आपके साथ क्या आएगा 3i प्लस 7j से 3 माइनस करो आपके साथ सिंपल क्या आएगा 4j। ये आपके साथ डिस्प्लेसमेंट का आपके साथ मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर फॉर्म में गिवन। अब आपने क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। अगर आपने फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट का तो सिंपल आप क्या करोगे किस तरह फाइंड करोगे, ये फार्मूला आपने याद रखना है x सिंपल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सही है, जो x का स्क्वायर का मतलब क्या है 3i, मतलब ये 3 किसके अलोंग होगा x एक्सिस, j का मतलब क्या है अलोंग y एक्सिस। तो सिंपल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इन दोनों का आपने स्क्वायर लेना है फिर प्लस कर देना है और अंडर रूट लेना है। सिंपल आपके साथ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। तो सिंपल जब आपने क्या करना हो यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो फिर आपने यूनिट वेक्टर मेंशन नहीं करना है, i j अपने मेंशन नहीं करना है। तो सिंपल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो सिंपल यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16। तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 25। तो 25 अंडर रूट 25 आपको बताया 25 का मतलब क्या है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 5 का 25 होता है। तो इसलिए 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, सिंपल आपके साथ क्या आ गया 5 मीटर आपके साथ करेक्ट आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए में 4 मीटर बी में 5 मीटर, तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट का अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। सही है, वेक्टर फॉर्म में गिवन होता है तो सिंपल इनिशियल फाइनल पॉइंट आपको गिवन होते हैं पहले उसको माइनस करो बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले लो। सिंपल ये फार्मूला आपने याद करना है। एमसीक्यू नंबर 2, if a body cover 200 displacement in 8 seconds and then it cover 400 displacement in 12 seconds, the average velocity of the body is। सिंपल आपने क्या फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल किस तरह आपके साथ 2 डिस्प्लेसमेंट गिवन है और क्या है आपके साथ टाइम भी गिवन है। अब यहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है,
सिंपल अगर आपके साथ नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन हो विद डिफरेंट टाइम, क्या हो डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और हर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो टाइम गिवन हो, तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। अगर आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो और आपको नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गिवन हो, मतलब डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करिए। अगर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो सिंपल एवरेज वेलोसिटी अगर आपने फाइंड करना है डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 प्लस डिस्प्लेसमेंट 3 अप टू डिस्प्लेसमेंट n, सही है, डिवाइडेड बाई आपके साथ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn। नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जितने भी गिवन हो उसको प्लस कर देना है, फिर नीचे क्या करना है जितने टाइम गिवन हो उसको प्लस कर देना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। अगर आपके साथ नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसका अपने एवरेज क्या फाइंड करना हो वेलोसिटी, तो सिंपल यहाँ पर आपने क्या करना है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके साथ डिस्प्लेसमेंट पहले क्या गिवन है 200 मीटर 8 सेकेंड में कवर कर रहे हैं, तो 400 सिंपल क्या है 200 400 नहीं, तो 200 प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपके साथ क्या है 400, पहले का टाइम क्या है 8 सेकेंड, दूसरे का क्या है 12 सेकेंड, 8 प्लस 12, तो सिंपल 400 200 ये क्या बन जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 क्या बन जाएगा 20। सिंपल इसको डिवाइड करो 0 0 के साथ कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, तो सिंपल आपके साथ एवरेज स्पीड क्या आ गया, एवरेज स्पीड आपके साथ 30 मीटर, एवरेज वेलोसिटी आपके साथ क्या आएगी एवरेज वेलोसिटी आपके साथ क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आपके साथ क्या गया 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे सिंपल पूछता है कि एवरेज स्पीड फाइंड करो तब भी यही फार्मूला लगता है, फिर एवरेज स्पीड पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको क्या गिवन होता है, क्या बॉडी कवर 200 डिस्टेंस इन 8 सेकेंड एंड देन इट्स कवर 400 डिस्टेंस इन 12 सेकेंड, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो फिर एवरेज स्पीड अगर आपने फाइंड करना हो अगर डिफरेंट डिस्टेंस गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब भी आपने यही फार्मूला ये लगाना होता है। यहाँ पर डिस्टेंस की जगह सिंपल क्या था डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर आप वेक्टर का निशान लगा, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। तो फिर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को प्लस करो, टोटल टाइम से डिवाइड करो जितने भी टाइम गिवन हो, तो सिंपल डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन हो या डिफरेंट आपको साथ क्या हो डिस्टेंस गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने एवरेज स्पीड फाइंड करना हो या एवरेज वेलोसिटी, तो सिंपल ये फार्मूला आपने लगा देना है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन गया 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, a car is moving with velocity of 30 मीटर पर सेकंड for 2 hours, सही है 2 घंटों के लिए, and 20 मीटर पर सेकंड for the next 3 hours, the average velocity will be। अब यहाँ पर आपने इन दोनों एक्सक्यूज को मैंने साथ इसलिए लिखा हुआ है, पहले में ऊपर में क्या है डिस्प्लेसमेंट गिवन है, नीचे में क्या है वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 30 मीटर पर सेकंड क्या है 2 आवर में कवर कर रहा है, फिर 20 मीटर पर सेकंड क्या है कवर कर रहे हैं नेक्स्ट 3 आवर में, अगले 3 घंटों में, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वेट। अब पहले ऑप्शन को देखा, ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए आपको आवर जो आपके टाइम गिवन है आवर में, तो इसलिए आपको उसको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, आप एज इट इज उसको पुट कर देना, क्योंकि ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में गिवन। अब यहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, अगर आपको डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, तो सिंपल फिर आप क्या करोगे एवरेज वेलोसिटी अगर आप फाइंड करोगे डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन हो, तो एवरेज आपने क्या फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और आपको डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर आप क्या करोगे, अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट अगर आपको गिवन हो तो d1 d2 d3, आप सिंपल आपके साथ वेलोसिटी का फार्मूला क्या है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपको पता भी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट करना है, तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सही है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट कर देना उसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो सिंपल अगर डिफरेंट वेलोसिटी गिवन हो तो आपने क्या पुट कर देना है फिर d1, तो सिंपल क्या करोगे d1 नहीं v1 t1 प्लस v2 t2, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, वेलोसिटी का फार्मूला आपको आता है, सही है, प्लस v3 t3, अब क्या करना है आपने vn tn, सही है, डिवाइडेड बाई उसी तरह आपने क्या करना है टाइम से t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn, सही है। इस तरह अगर आपको डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन हो तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो आपके साथ क्या है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड कितने आवर के लिए कितना टाइम क्या है 2 आवर्स, तो सिंपल यहाँ पर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड 2 आवर के लिए, तो सिंपल यहाँ पर आपने v1 t1 प्लस v2 t2, क्योंकि दो वेलोसिटीज आपको गिवन है तो सिंपल t1 प्लस t2
तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देना। V1 क्या है 30 मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या है आपके साथ, सिंपल नीचे लिखूंगा, यहाँ पर जगह नहीं है। 30 मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या है 2 आवर, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस कर देना है, दरमियान में क्या है प्लस, फिर इसके बाद V2 T2 20 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट 3 आवर के लिए 24/3 डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है टाइम से प्लस करना है। यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, सही है। सिंपल टाइम क्या होगा 2 + 3, सही है 2 + 3 क्योंकि 2 आवर्स नेक्स्ट 3 आवर, तो 2 + 3 ये आपके साथ 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो आपके साथ क्या आएगा 60 प्लस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये भी क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाई 5, 2 + 3 क्या बन जाएगा 5। तो सिंपल अब आप क्या करोगे 60 + 60 में ऊपर लिख रहा हूँ सी यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे। तो सिंपल 120 को 5 से डिवाइड करो तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, सही है, और 2 उसको देना 5 4 ज़ार 20। तो सिंपल आंसर क्या आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या 24 मीटर पर सेकेंड आपके साथ एवरेज वेलोसिटी आएगी। सिंपल आप इसको खुद अप्रोच कर सकते हो, आपको फार्मूला सिर्फ याद होना चाहिए। तो आंसर आपके साथ क्या गया 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है 24 मीटर पर सेकेंड नहीं 24 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सी क्योंकि आपने एज इट इज पुट किया, टाइम किस में पुट किया आवर में पुट किया। अगर आप टाइम को सेकंड में पुट करोगे तब आपके साथ क्या करोगे, तब आपके साथ 24 मीटर पर सेकंड आएगा। मगर यहाँ पर आपने टाइम को किस में पुट कर लिया आवर्स में पुट कर लिया, चेंज नहीं किया, तो इसलिए ऑप्शन बी किस में आएंगे किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए में 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी में 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी में 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी में 20। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट 24 किलोमीटर पर आवर। ये फार्मूला आपने याद करना है, बाकी जिस तरह भी एमसीक्यूज आ जाए आप खुद हल कर सकते हो, सही है। फार्मूला आपने सिंपल याद करना है। अगर डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन हो और आपके साथ टाइम भी गिवन हो तो आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना, तो तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। अब इसके बाद एमसीक्यू नंबर 4, अ कार मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस इज 2 मीटर इन 4 सेकंड, द एवरेज वेलोसिटी विल बी। सिंपल आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब सिंपल मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपके साथ क्या है कि बॉडी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब सिंपल एक सर्कल है, ये क्या है सर्कल, एक एंड से क्या है दूसरे एंड तक जा रहे हैं, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, सही है। ये सेमी सर्कल मैंने बना लिया या पूरा सर्कल आप बना सकते हो, सही है कि सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं। ये क्या है ए पॉइंट आप कंसिडर करो, ये बी पॉइंट कंसिडर करो। आपके साथ क्या गिवन है एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस इज 2 मीटर। आपके साथ रेडियस क्या है, रेडियस 2 मीटर, ये क्या है रेडियस। रेडियस आपको पता है सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या नाम देते हैं रेडियस। ये टोटल क्या है डायमीटर, मगर ये क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रेडियस क्या है 2 मीटर, और कितने सेकंड के लिए ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 2 मीटर इन 4 सेकंड, और 4 सेकंड में ये कवर कर रहे हैं। रेडियस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइम 4 सेकंड में कवर कर रहे हैं, सही है। आपके साथ क्या फाइंड, आपसे क्या पूछा द एवरेज वेलोसिटी। सिंपल आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, सिंपल फार्मूला लगाओ टोटल डिस्प्लेसमेंट, या मैं सिंपल लिख रहा हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल नहीं लिख रहा हूँ, सी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके साथ बॉडी किस में जा रही सर्कल में जा रही, तो आपको पता भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किसमें इक्वल, किसके इक्वल होगा डायमीटर अलोंग द डायमीटर आपको गिवन भी है। एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस, रेडियस गिवन है और डायमीटर। तो सिंपल आपके साथ सर्कल का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होता है 2r डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से डिवाइड करो तो 2r सिंपल आपके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपके साथ क्या है, रेडियस क्या है 2r डिवाइडेड बाय t। 2r क्या है आपके साथ टोटल डिस्टेंस, टोटल क्या है डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या होगा, इसको हम क्या नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा क्या होगा, ये आपके साथ जो पूरा ये क्या होगा डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा आपके साथ डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपके साथ किसके इक्वल है 2r के इक्वल है, तो इसलिए 2r डिवाइडेड बाय t। तो 2r 2 को r के साथ मल्टीप्लाई करो, r आपके साथ कितना गिवन है 2, तो 2 2 ज़ार 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 4 सेकंड। तो सिंपल 2 2 ज़ार 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 आपके साथ क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। आपके साथ करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी बन जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। आसान है, इसके सिंपल आपने क्या करना है इसको समझना है। आपके साथ टाइम गिवन है और आपके साथ रेडियस गिवन है। टोटल डिस्प्लेसमेंट सर्कल का कितने के इक्वल होता है 2r के इक्वल होता है।
2r, तो 2r डिवाइडेड बाई टाइम, सिंपल r आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, तो 2 को r के साथ मल्टीप्लाई करो, टाइम से डिवाइड करो, टाइम भी गिवन है, तो सिंपल जो आंसर आएगा वो आपके साथ एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। MCQ number 6. A car is moving 20 meter toward north and 10 meter toward south and 30 meter toward east. The displacement will be. सिंपल आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। अगर इस तरह MCQs आ गया, कोई भी कार, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बर्ड, कोई भी चीज़ है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है इतनी मीटर, फिर साउथ की तरफ जा रहा है, फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर वेस्ट की तरफ जा रहा है, आपसे पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो इसके लिए क्या एक आसान सा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। आपने इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, अब मेरे से पिछले एक MCQs आपको कराया भी था P और Q पॉइंट वाला। अब ये क्या है, अब इससे थोड़ा चेंज है। आपने उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है, मगर यह नॉर्थ साउथ वेस्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट ड्रा करना है। रेफरेंस पॉइंट इस तरह ड्रा करना है, सही है। रेफरेंस पॉइंट आपने ड्रा कर लिया, तो रेफरेंस पॉइंट में ये क्या है आपके साथ ईस्ट, ये आपके साथ क्या है वेस्ट, ये क्या है आपके साथ नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। तो सिंपल आप इसमें ड्रा करो कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस किस तरह बॉडी कवर कर रहे हैं, कार किस तरह डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 20 मीटर क्या है नॉर्थ की तरफ, क्या है इसने 20 मीटर नॉर्थ की तरफ कवर कर लिया। फिर 10 मीटर साउथ की तरफ क्या कर लिया, कवर कर लिया। 10 मीटर क्या कर लिया, साउथ की तरफ कवर कर लिया। फिर 30 मीटर ईस्ट की तरफ कवर कर लिया, इस तरह 30 मीटर ईस्ट की तरफ कवर कर लिया। आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x का मतलब क्या है, जो y x एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। y स्क्वायर का मतलब क्या है, जो y एक्सिस में मतलब वर्टिकल में मूव कर रहा हूँ। z एक्सिस का मतलब क्या है, जो y एक्सिस का मतलब क्या है, जो ये वर्टिकल। और z एक्सिस का मतलब क्या है, जो बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेन मूव कर रहा हूँ। क्या आउट ऑफ द प्लेन, अपवर्ड मूव कर रहा हूँ, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अपवर्ड। और z एक्सिस, सही है। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड आप किस तरह फाइंड करोगे, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ ये दोनों क्या है, अपोजिट। जब भी अपोजिट केस आ जाता है ना, तो आपने माइनस करना है वहां पर। इस तरह एमसीक्यूज क्या है, जब भी अपोजिट केस आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, कार क्या है 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर 10 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। तो आपको नजर भी आ रहा है कि ये दोनों क्या है, अपोजिट, ऊपर की तरफ जा रहे हैं फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट। जिधर भी अपोजिट सिनेरियो बन जाए, अगर ये इस तरह था, लेट्स सपोज मैं इस एमसीक्यूज को क्या अगर चेंज करता कि वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर 10 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है। यहाँ पर भी अपोजिट केस है, जिधर भी अपोजिट केस आ जाएगा मतलब कार एक तरफ, मतलब जिस तरह यहाँ पर बना हुआ है 20 मीटर नॉर्थ फिर साउथ की तरफ जा रहे हैं 10 मीटर। जब अपोजिट आ जाए तो फिर आपने डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना होगा, फिर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सी तो इसलिए अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, जब डिस्प्लेसमेंट का आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो अक्सर स्टूडेंट इन तीनों का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, प्लस करते हैं, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। नो, अगर अपोजिट केस आ गया तो फिर वहां पर आपने माइनस करना होगा। तो इसलिए 20 से 10 माइनस करो तो सिंपल 20 माइनस 10 आपके साथ 10 मीटर आ गया, ये y एक्सिस में, सही है। जबकि 30 मीटर आपके साथ क्या है, z एक्सिस में। 30 मीटर आपके साथ क्या है, z एक्सिस में। तो सिंपल यहाँ पर z 30 मीटर सॉरी z एक्सिस में नहीं है, 30 मीटर आपके साथ क्या है, x एक्सिस में। 30 मीटर क्या है, x एक्सिस में। यहाँ पर आपके साथ z एक्सिस मतलब वर्टिकली अपवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन वाली डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर z को मिटाओ, z का कोई भी यहाँ पर जब z मतलब आउट ऑफ द प्लेन डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन ना होता तो फिर सिंपल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये आपके साथ क्या है, आपके साथ जो y वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर, जब x वाला क्या है 30 मीटर, दोनों का स्क्वायर ले लो फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो सिंपल आपके साथ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। स्क्वायर रूट x आपके साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 900, 10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 100। तो आपके साथ क्या बन जाएगा 900 प्लस 100, ये आपके साथ क्या बन जाएगा 1000 अंडर रूट। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, कोई भी 1000 अंडर रूट नहीं। अब ऑप्शन ए बी सी। अब 1000 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 100 का स्क्वायर, इसको मैं मिटा रहा हूं, सही है। 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10, 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10, ये भी क्या हो जाएगा 1000। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 जीरो। तो 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 बन जाएगा। तो सिंपल 100 का जो स्क्वायर 10 का जो स्क्वायर है वो क्या है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 10 बाहर और अंडर रूट में एक 10 रह जाएगा। ये आपके साथ क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन को देखते हैं, इस फॉर्म में आंसर आपके साथ आ रहा है या नहीं। तो ऑप्शन ए में बिल्कुल बन रहा है 10 फिर अंडर रूट 10 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, सही है। तो इस तरह आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है।
अब ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 भी उसी तरह है, एमसीक्यू नंबर 7 भी उसी तरह कि a car is moving 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 2 मीटर जा रहा है, एंड 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, एंड 4 मीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने आपको बताया जब अपवर्ड डायरेक्शन आ जाए तो वहां पर z एक्सिस की क्या है, z एक्सिस की क्या वो डिस्कशन कर रहा है, मतलब z एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि वो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। द डिस्प्लेसमेंट भी फिर आपने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। फिर आपने एक रेफरेंस पॉइंट बना लेना है, रेफरेंस पॉइंट आपके साथ यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, मौजूद है, रेफरेंस पॉइंट आपके साथ मौजूद है। तो आपके साथ क्या कह रहे हैं कि 2 मीटर किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, 2 मीटर इस तरफ जा रहे हैं, 2 मीटर, फिर इसके बाद क्या है 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, 3 मीटर इस तरह ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर आपके साथ क्या कह रहे हैं, एन वर्टिकली अपवर्ड कितना जा रहे हैं 4 मीटर, 4 मीटर। अब वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है, जेड एक्सिस जब हम इस तरह ड्रा करते हैं वो कितना जा रहा है आपके साथ मूव कर रहा है 4 मीटर। तो सिंपल आप इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। यहां पर कोई अपोजिट केस बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट यहां पर दोनों अपोजिट केस नहीं बन रहा हो तो इसलिए यहां पर आपने माइनस नहीं करना है, आपने सिंपल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहां पर आपके साथ z एक्सिस मतलब वर्टिकली अपवर्ड का डिस्टेंस भी गिवन हो, तो फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सही है, ये 2 नहीं है, z का स्क्वायर। तो सिंपल यहां पर आप वैल्यू पुट कर देना। x वाला डिस्टेंस आपके साथ क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाला आपके साथ क्या है 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, सिंपल स्क्वायर ले लो, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, सही है, यहाँ पर मैं सही लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 9 ये क्या बन जाएगा 25, 25 में 4 प्लस करो ये क्या बन जाएगा 29, 29 अंडर रूट क्या बन जाएगा मीटर, ये क्या है 29 अंडर रूट 29 मीटर, अंडर रूट 29 मीटर। ऑप्शन में देखते हैं, अगर इस सिंप्लीफाई यहाँ पर ऑप्शन अंडर रूट 29 मीटर गिवन ही है तो इसलिए आपको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट, अंडर रूट 29 मीटर। तो अंडर रूट 29 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। एमसीक्यू नंबर 8, वेलोसिटी इज डबल, वेलोसिटी डबल हो रही है। जब वेलोसिटी डबल होगी तो पहले हम मोमेंटम को देखते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो पुट कर लेते हैं वेलोसिटी को डबल कर लेते हैं कि m और वेलोसिटी क्या हो रही है 2v डबल हो रही है, तो सिंपल मोमेंटम इज इक्वल टू mv 2mv। सही है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू 2 को इस तरह लिखो, mv किसके इक्वल है मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या हो गया न्यू मोमेंटम 2 गुना बढ़ गया, मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, वेलोसिटी 2 गुना बढ़ जाए तो मोमेंटम भी 2 गुना बढ़ जाएगा, तो मोमेंटम तो डबल होगा। अब उस ऑप्शन की तरफ आपने जाना है जिसमें मोमेंटम 2 टाइम इंक्रीज होगा, बाकी ऑप्शन को आपने कंसिडर नहीं करना है। अब काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना बढ़ेगी, मोमेंटम तो 2 गुना बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का भी वेलोसिटी के साथ जो आपके साथ v स्क्वायर है, ये स्पीड, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन, स्क्वायर के साथ डायरेक्ट, काइनेटिक एनर्जी का भी v के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का v के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 m, v को क्या कर लेते हैं डबल 2v होल स्क्वायर, तो 2v का होल स्क्वायर अगर आप लोगे तो सिंपल क्या बन जाएगा 4v का स्क्वायर। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 m 4v स्क्वायर, तो 4 को बाहर लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4, उसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर किसके इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई पहले से 4 गुना बढ़ गई है, पहले से 4 गुना, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ गई जबकि मोमेंटम 2 गुना बढ़ गया। तो ऑप्शन की तरफ जाते मोमेंटम इंक्रीज, नो मोमेंटम 4 टाइम नहीं बढ़ रहा है, ऑप्शन ए तो ऐसे करेक्ट रॉन्ग हो गया। मोमेंटम इंक्रीज 2 टाइम, यस मोमेंटम 2 गुना बढ़ रहा है, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 4 टाइम, ऑप्शन बी ही करेक्ट है, बाकी ऑप्शन को आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बाकी में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़, दोनों 4 गुना बढ़ जाएंगे, ऑप्शन डी में क्या लिखा है दोनों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम 2 टाइम्स, दोनों क्या होंगे दोनों 2 टाइम इंक्रीज होंगे, नो मोमेंटम 2 गुना बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी। ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 9, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 9, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर ऑफ सर्कल एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, सिंपल आपने रेशियो बतानी।
आपको पता है कि किन किन दोनों का रेशियो बतानी है आपने, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड टोटल डिस्टेंस। ये क्या है आपके साथ, एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल का डायमीटर। डायमीटर किसके इक्वल होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये पूरा डायमीटर है। तो इसका डिस्टेंस ये आर, सेंटर से इसी पॉइंट तक का डिस्टेंस उसको हम आर का नाम देते हैं। तो आर प्लस आर, डायमीटर किसके इक्वल होगा, 2r। तो किसका डायमीटर मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायमीटर और डिवाइडेड बाई मतलब टोटल डिस्टेंस। ये क्या है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे सकते हैं डायमीटर, क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपके साथ तो क्या है, 2r, डिस्प्लेसमेंट तो 2r है, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस आपसे क्या पूछा, एंड द टोटल डिस्टेंस अलोंग द सरकमफेरेंस। इस पॉइंट पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस का जो टोटल डिस्टेंस है, पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 2πr, किसके इक्वल है, 2πr। तो आप इन दोनों का रेशियो फाइंड करो, 2 के साथ कैंसिल, r के साथ कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बच गया 5। तो रेशियो क्या बन गया, 1/π इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन में देखते हैं, 1/π, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, 1/π, ऑप्शन ए ही क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 10, इफ a velocity time graph for a body is shown, the maximum displacement is 4। यहाँ पर आपके साथ एक ग्राफ, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या है वेलोसिटी और ये क्या है टाइम। यहाँ पर स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3। यहाँ पर आपसे पूछे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके साथ डिस्प्लेसमेंट किसके लिए मैक्सिमम आएगा, 1 के लिए मैक्सिमम आएगा, जो स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3, किन के लिए मैक्सिमम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट उसी के लिए मैक्सिमम आएगा जिसका एरिया, जो ग्राफ के अंदर एरिया क्या हो, ज्यादा हो। तो 1 के लिए यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये 3 का जो एरिया है यहाँ तक इसका ग्राफ है, तो 3 के नीचे ये एरिया आ रहा है, 2 के नीचे क्या आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, फिर 1 के नीचे क्या एरिया आ रहा है, ये। तो आपको नजर आ रहा है किस ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा है। तो 1 ग्राफ के नीचे क्या है, एरिया क्या है, ये देखो, ये एरिया सारा ज्यादा है, 1 ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा आ रहा है, फिर 2 के नीचे ज्यादा आ रहा है, फिर 3 के नीचे ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट किसके लिए मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट 1 के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डिस्प्लेसमेंट किसके लिए मैक्सिमम, जिस ग्राफ के नीचे ज्यादा एरिया आ रहा होगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, उस ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। एमसीक्यू नंबर 11, अ बॉडी इज मूविंग 50 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट 40 मिनट एंड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 40 मिनट्स, द एवरेज स्पीड विल बी। अब यहाँ पर आपने एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अगर आपने एवरेज स्पीड फाइंड करना है, अगर आपके साथ क्या है, टाइम का जिक्र आ रहा हो, क्या टाइम, मतलब यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड क्या है, फर्स्ट 40 सेकंड में, मतलब टाइम क्या है, सेम। फर्स्ट 40 मिनट में क्या कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड वो कवर कर रहा है, अगले 40 मतलब नेक्स्ट 40 मिनट में वो क्या कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड। अब याद रखना, जब आपके साथ टाइम का जिक्र हो फिर एवरेज स्पीड आपसे पूछा हो, या इस तरह जब जो आपके साथ जो स्पीड कवर कर रहा है वो टाइम का ड्यूरेशन क्या है, सेम, 40 मिनट नेक्स्ट 40 मिनट, जब टाइम का ड्यूरेशन सेम हो या टाइम का जिक्र हो और आपने क्या फाइंड करना हो, एवरेज स्पीड। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। जब किसका जिक्र हो, जब टाइम का जिक्र हो या टाइम ड्यूरेशन क्या हो, सेम, और आपको स्पीड क्या हो, गिवन हो, बॉडी का स्पीड गिवन हो, तब आपने एवरेज स्पीड फाइंड करना हो। तो सिंपल कौन सा फार्मूला, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। जब किस चीज़ का जिक्र हो, टाइम का जिक्र हो। अब इसके पैरेलल एक और एमसीक्यू है, वहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र है, फिर वहाँ पर एवरेज स्पीड आपसे पूछा है एमसीक्यू नंबर 12 में, वहाँ पर चेंज फार्मूला यूज होगा। तो इसलिए आपने अभी गौर करना है, जब किस चीज़ का जिक्र हो, जब टाइम का जिक्र हो या टाइम ड्यूरेशन क्या हो, सेम। जिस तरह फर्स्ट 40 मिनट नेक्स्ट 40 मिनट, सही है, फर्स्ट 40 मिनट में वो 50 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 40 मिनट में वो क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। आपसे एवरेज स्पीड पूछा, तो सिंपल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2। आपके साथ क्या है, 50 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड, 30 प्लस 50, सही है, डिवाइडेड बाई 2। 30 को 50 में प्लस करो, आपके साथ क्या आएगा, सिंपल 80 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आपके साथ आंसर क्या गया, 40 मीटर पर सेकेंड। आपके साथ क्या गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए क्या बन गया आपके साथ, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या गया, 40 मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यू नंबर 12, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड बॉडी की फाइंड करनी है। फिर इफ अ बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, इफ बॉडी कवर्स
फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड द एवरेज स्पीड विल बी। आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड क्या करना है, फाइंड करना है। अब ऊपर में भी क्या आपने एवरेज स्पीड फाइंड कर लिया, अब एमसीक्यू नंबर 12 में भी आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड ही फाइंड करना है। अब सिंपल यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। अगर आपके साथ क्या हो, डिस्टेंस का जिक्र हो, अगर आपके साथ क्या हो, डिस्टेंस, जिस तरह बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब उसने जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने मतलब क्या किया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने कवर कर लिया वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, जबकि नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 40 मीटर पर सेकेंड के साथ। आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। याद रखना, अगर आपके साथ किस चीज़ का जिक्र हो, अगर आपके साथ डिस्टेंस का जिक्र हो, आपके साथ अगर आपके साथ डिस्टेंस का जिक्र हो, आपसे क्या पूछा हो, एवरेज स्पीड पूछा हो, एवरेज स्पीड अगर पूछा हो तो आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूला कौन सा लगाना है। अब यहाँ पर फार्मूला डिफरेंट होगा, फार्मूला कौन सा होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो सिंपल अगर आपके साथ डिस्टेंस का जिक्र हो, किसका जिक्र हो, डिस्टेंस का जिक्र हो, और आपसे क्या पूछा हो, एवरेज स्पीड पूछा हो, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। क्या फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है। तो सिंपल आप यहां पर यूज करो 2 मल्टीप्लाई बाई v1 और v2। v1 आपके साथ क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, और v2 आपके साथ क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। 20 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई आपके साथ, फिर आपके साथ क्या है, द एवरेज स्पीड, सिंपल v1 प्लस v2 क्या, 40 प्लस 20 क्या बन जाएगा, 60। तो आप क्या करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4, मतलब क्या जाएगा 40, और फिर 40 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 4 4 16 और 1600 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1600 डिवाइडेड बाय आपके साथ क्या है 60। तो इसको डिवाइड करो, 0 0 के साथ क्या हो गया कैंसिल, 2 3 6 2 8 16। सही है, और 0 ऊपर गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, 3 1 3, सिंपल 2 से लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर क्या करता हूँ 3, यहाँ पर मैं 80 और 3। सही है, लेट सपोज 3 1 3 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह कम है तो कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है, 3 और 80 अप्रोक्सीमेशन से आप हल करोगे, ऑलमोस्ट 3 1 3। सही है, 3 1 3 यहाँ पर आ गया, बच कितना गया, सिंपल आपके साथ 5 बच गया, और 50 को नीचे लाना, तो 3 यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ऑलमोस्ट जब आप क्या करोगे, वीडियो वो समझ, वीडियो वो खाली वो मैं 80 तकसीम 3 20 40 20 multiplied by 40 multiplied by 2 तकसीम समझ, वीडियो टीम वास मग। तो आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। आप सिंपल क्या करो, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 2 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल 2 2 4 40, और 40 को किससे मल्टीप्लाई करो, 40 से, तो क्या बन जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई, आप क्या करो, यहाँ पर आपने प्लस के v1 और v2 को जब आप प्लस करोगे, 20 और 40 को प्लस करोगे तो सिंपल क्या बन जाएगा 60। तो 1600 को जब आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो आपके साथ अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आएगा, 26.6 मीटर पर सेकेंड। सही है, मैंने डायरेक्ट क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सही है, तो आपके साथ अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा, 26.6 मीटर पर सेकेंड आपके साथ आंसर आएगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, 26.6 ऑप्शन ए में ही क्या है, गिवन है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, बी में 16, सी में 20 और डी में 25, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट, 26.6 मीटर पर सेकेंड। तो आपने एमसीक्यूज 11 और 12 में क्या डिफरेंस देखा, दोनों में एवरेज स्पीड पूछा गया था। अगर आपसे क्या है, डिस्टेंस का जिक्र हो, क्या है, अगर आपके साथ डिस्टेंस का जिक्र हो और आपको वेलोसिटी गिवन हो या सिंपल क्या हो, स्पीड गिवन हो, तो आपने क्या फाइंड करना हो, एवरेज स्पीड फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो, एवरेज स्पीड फाइंड करना हो, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। अगर आपके साथ टाइम का जिक्र हो, ड्यूरेशन गिवन हो, टाइम गिवन हो, और आपसे आपको वेलोसिटी गिवन हो या स्पीड गिवन हो,
तो आपसे क्या पूछे कि एवरेज स्पीड फाइंड करो, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 13, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज मूविंग एंड मेकिंग, सही है, मूविंग एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस के साथ। देन द रेशो बिटवीन देयर वेलोसिटी विल बी, आपने क्या बताना है, रेशो बिटवीन देयर वेलोसिटी विल बी, आपने उसका वेलोसिटी का रेशो बताना है। तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। यहाँ पर आपके साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सही है। यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ, सही है। ये क्या है, कभी कभी आपको ग्राफ देखकर एमसीक्यूज इस तरह पूछा जा सकता है, इसी तरह ग्राफ देखकर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी का रेशो फाइंड करो, या सिंपल आपको इस तरह वर्डिंग की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, सही है। जो फर्स्ट ग्राफ, इसको मैं क्या ना, ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड, आपके साथ क्या है 30 और 60 डिग्री। फर्स्ट का क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, इसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जबकि सेकंड क्या है 60 डिग्री बना रहा है। 30 और 60 डिग्री, आपसे इसका रेशियो पूछ रहा है। याद रखना, जब आपको एंगल देकर आपने क्या फाइंड करना है, उसका वेलोसिटी का रेशियो, तो आप याद रखना किसी भी स्लोप को आप किस तरह फाइंड करते हो। स्लोप किसके इक्वल है, यहाँ पर स्लोप 1 और स्लोप 2। स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। या आप कह सकते हैं कि स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा। तो हम tan थीटा के जरिए किसको, स्लोप को हल करेंगे, इन दोनों स्लोप 1 और 2। क्योंकि हमारे साथ एंगल गिवन है, तो स्लोप इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किस ग्रेडियंट है या स्लोप, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी किस तरह स्लोप आप किस तरह फाइंड करते हो, y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से डिवाइड करो। y क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, और x क्वांटिटी पे क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल है, वेलोसिटी, सही है। इसके बाद आपने वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना, तो सिंपल v1 और v2 फाइंड करना है। तो सिंपल क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, सही है, tan थीटा 1 और tan थीटा 2, सही है। अगर आपके साथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन और आपसे उसका स्लोप पूछा गया और एंगल गिवन था, तो आपने सबको इसी अप्रोच से हल करना है, tan थीटा से ही हल करना है, tan थीटा से हल करना है। तो tan थीटा सही इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan थीटा 1 आपके साथ क्या है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। तो tan 30 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सही है। tan 30 किसके इक्वल है, tan 30 आपके साथ क्या है, 1 डिवाइडेड बाई, मैं इस तरह लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई √3, सही है। 1 डिवाइडेड बाई, मैं स्लैश इसलिए लिख रहा हूँ, ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई √3, सही है। डिवाइडेड बाई tan थीटा क्या है, नीचे 2 लिख देना। और tan 60 किसके इक्वल है, याद रखना है tan 60 √3 की इक्वल है। tan 60 किसके इक्वल है, √3। तो सिंपल 1 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ पर √3 क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल नीचे आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो सिंपल जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो अंडर और ये क्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो आपके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके साथ आंसर क्या है, क्या 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 आपके साथ करेक्ट आंसर बन गया। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 1:3, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1:3, 1:3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है 1:3। ऑप्शन ए में 3:1, नो, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है 1:3। एमसीक्यू नंबर 40, द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वीटी ग्राफ रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप एक एमसीक्यूज में आपसे क्या पूछा है कि टोटल डिस्टेंस भी बताओ और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। आपके साथ क्या है वी का, वी और टी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के वन है। इसको मैं मिटा रहा हूँ इस एमसीक्यूज को अभी। अब आप इसको किस तरह हल करोगे, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले मैं हल करूँगा। अब यहाँ पर वर्डिंग को बहुत ही अच्छे से देखना है, रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली आ जाए तो फिर आपने ऑर्डर वाइज बताना है। सबसे पहले डिस्टेंस बताना है, बाद में क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वर्डिंग कौन सा यूज हुआ है, रिस्पेक्टिवली मतलब बिल तरतीब, तो इसलिए आपने वर्डिंग को भी गौर से पढ़ना है। तो पहले डिस्टेंस बताना होगा, फिर टोटल, पहले टोटल डिस्टेंस, फिर बाद में टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लेट सपोज अपनी आसानी के लिए सबसे पहले क्या हल करूँगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हल करूँगा। क्यों, क्योंकि फिर उससे मैं आपको जो डिस्टेंस बताऊँगा आपके साथ एक आपके साथ मतलब क्या होगा, आपको समझ भी आ जाएगा जब मैं पहले क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट को हल करूँगा। सही है। तो अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन हो, आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो याद रखना अगर आपने इस फर्स्ट का अगर आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया सिंपल क्या, एरिया फाइंड करो तो आपके साथ डिस्टेंस आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो सिंपल वी और टी को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके साथ ग्राफ का एरिया आएगा।
तो एरिया आप इस तरह किस तरह फाइंड करोगे, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। तो मैं टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पहले इस ट्रायंगल का हल करो, फिर इसका फिर इसका, फिर तीनों को ऐड करो, आपके साथ टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। सही है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल का आप एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हो, ट्रायंगल का एरिया जब फाइंड करोगे 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। सही है। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करो। सही है। तो सिंपल ये आपके साथ बेस होगा और ये हाइट होगा। तो पहले मैं इस ट्रायंगल को हल कर रहा हूँ और ये ट्रायंगल क्या है, पॉजिटिव एक्सिस में। डिस्प्लेसमेंट जब आप हल करोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या आएंगे, दोनों आएंगे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये बात आपने याद रखना है। जब मैं फिर डिस्टेंस आपको बताऊंगा तो फिर आपको एक बात समझ आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई बेस और हाइट। बेस आपके साथ क्या है, यहाँ से स्टार्ट है, ट्रायंगल 1 का यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक 0 से 4 तक। तो 0 से 4 तक तो आपके साथ जो बेस है वो क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट आपके साथ क्या है, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक है। सही है। इस ट्रायंगल का तो 10 हाइट आपके साथ क्या है, 10। तो क्या करो, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 40 और 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब सिंपल 2 से डिवाइड करो, आपके साथ आंसर क्या बन जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 20। पहले ट्रायंगल का जो आपके साथ एरिया आ गया वो क्या है, 20 मीटर। इसको अब उसी तरह मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। सही है। सेकंड का फाइंड कर रहा हूं। सही है। अब सेकंड का जब मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा, इसका जो ये क्या है, जो सेकंड ट्रायंगल है वो नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है। क्या है ये, नेगेटिव। यहाँ पर -5 -10 ये नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस में आ रहा है। नेगेटिव किस में आ रहा है, वाई एक्सिस में आ रहा है। तो आपके साथ डिस्प्लेसमेंट में अपनी निशान भी कौन सा लगाना है, नेगेटिव का ही लगाना है। तो इसलिए -1 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव निशान लगाना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर से आपने इसका बेस और हाइट, बेस कहाँ से लेकर है, 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6। तो 6 - 4 ये क्या है, ये इसका बेस है, ये क्या है, टोटल बेस। तो इसलिए आपने जो फाइनल वैल्यू को इनिशियल से माइनस कर देना है। सही। तो यहाँ पर जो हमारे साथ फर्स्ट ट्रायंगल में 0 से 4 तक, तो 4 - 0 तो वही 4 आता है, जबकि सेकंड ट्रायंगल में 4 से लेकर 6 तक है। तो 6 - 4 क्या आपके साथ आएगा, 6 को 4 से माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, उसी तरह इसका हाइट क्या है, इसका हाइट यहाँ तक, हाइट तक -10। तो आप मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, -10 से। यहाँ पर पहले में माइनस की वैल्यू लगाओ, यहाँ पर पहले माइनस लगाओ, यहाँ पर -10 के साथ लगाओ। अगर मैं -10 यहाँ पर माइनस नहीं लगाऊंगा तो सिंपल यहाँ पर क्या लिखूंगा, -10। सही है, -10। अगर आप -10 के साथ माइनस नहीं लिखोगे तो शुरू में ही माइनस लिख दो। सही है, शुरू में माइनस लिख दो या यहाँ पर -10 लिखो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है। तो सिंपल 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके साथ क्या हो गया, जो सेकेंड ट्रायंगल का उसका एरिया आपके साथ क्या आ गया, -10 मीटर। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट आपके साथ क्या आ गया सेकंड ट्रायंगल का, -10। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड ट्रायंगल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड ट्रायंगल क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, ये भी पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है। तो 6 को 21 से माइनस करो, 10 से माइनस करो, 6 को 21 से माइनस करो, 6 को जब आप क्या करोगे 10 से माइनस करोगे तो आपके साथ आंसर क्या आएगा, 10 को 6 से माइनस करना, ये क्या है इनिशियल और ये फाइनल। 10 - 6 क्या बन जाएगा, सिंपल 10 - 6 ये इसका बेस है, तो क्या बन जाएगा 2, 10 - 6 4 2 नहीं 4 मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या है आपके साथ, ये हाइट क्या है उसी तरह 10, हाइट क्या आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है। सही है, ये थोड़ा मैंने स्मॉल बनाया तो इसलिए इसका हाइट भी क्या है 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 20 मीटर। सही है। तो अब इसको आप टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके साथ क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट में हल कर रहा हूँ। सही है, अभी 20 + 20 - 10, तो सिंपल क्या बन जाएगा 20 + 20 40, और 40 से -10 करो तो क्या बन जाएगा +30 मीटर। आपके साथ क्या गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या गया 30 मीटर। इसलिए ये एमसीक्यूज में टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ, इस तरह एमसीक्यूज आते भी है। सिंपल इस तरह से बड़े एमसीक्यूज नहीं आते कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करो। अगर आप इसको जल्दी में हल कर सकते हो, जल्दी में हल कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट में अगर नेगेटिव एक्सिस में आपने किसी भी ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना तो वो नेगेटिव में उसका आंसर आएगा। सही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आपके साथ जो डिस्प्लेसमेंट आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट 30, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। सही है, उसी तरह अब मैंने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके साथ क्या आएगा, ये आपने याद रखना है 30 मीटर। अब डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। सही है, फिर से उसी तरह ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस, पहले ट्राइंगल के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ डिस्टेंस। तो उसी तरह इनिशियल से फाइनल
तो 4 माइनस 0 हुई 4, आपके साथ बेस आ गया, और हाइट क्या है 10 आपके साथ। उसी तरह इसका एरिया क्या आएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 को क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ क्या आएगा 20 मीटर पहले ट्राइंगल का। उसी तरह दूसरे ट्राइंगल का मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो दूसरा ट्राइंगल क्या है 4 से लेकर 6 तक इसका बेस, तो 6 से जब आप 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे होते तो उसके साथ हम नेगेटिव ही लगाएंगे, मगर जब डिस्टेंस आप फाइंड करोगे चाहे आप पॉजिटिव एक्सिस में फाइंड करो या नेगेटिव एक्सिस में फाइंड कर रहे होंगे तो आपने ऑलवेज ही पॉजिटिव निशान लगाना है। क्या लगाना है, पॉजिटिव। अब मैं क्या करूँगा, ये नेगेटिव ट्राइंगल जो यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है इसका मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाऊंगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपने गलती से नेगेटिव निशान नहीं लगाना है। तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 और आपके साथ क्या है इसका हाइट, इस ट्राइंगल का हाइट क्या है -10। उसी तरह क्या करोगे +10 लगाओ क्योंकि मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। 2 2 के साथ कैंसल, सिंपल 10 मीटर आपके साथ आ गया दूसरे ट्राइंगल का। इसी तरह तीसरे ट्राइंगल का 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आप क्या करो तीसरे ट्राइंगल का क्या है, उसी तरह 6 से 10 माइनस करो। ये सेकेंड ट्राइंगल का क्या था 6 माइनस 4 तो 2 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसी तरह आपके साथ आ गया। अब थर्ड ट्राइंगल का क्या है 10 माइनस 6, आपने क्या करना है बेस, ये क्या है इनिशियल और ये फाइनल, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो 10 माइनस 6 आपके साथ क्या आएगा 4 4 मल्टीप्लाई बाई आपके साथ हाइट क्या है, हाइट 10, ये क्या है आपके साथ हाइट 10। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो आपके साथ क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो आप सिंपल इसको टोटल डिस्टेंस आपके साथ क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 प्लस 10 आपके साथ क्या आ गया 50 मीटर। 50 मीटर आपके साथ टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके साथ क्या आ गया 30 मीटर। तो यहाँ पर आपसे रिस्पेक्टिवली मतलब आपने तरतीब के साथ बताना है, पहले टोटल डिस्टेंस बाद में डिस्प्लेसमेंट बताना है। टोटल डिस्टेंस आपके साथ क्या आ रहा है, टोटल डिस्टेंस आपके साथ 50 मीटर आ रहा है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं 50 मीटर और टोटल सेकंड में क्या है आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके साथ क्या आ रहा है 30। तो ऑप्शन ए की क्या है करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या है 50 और 60 नो। ऑप्शन सी में क्या है रिवर्स ऑर्डर में, हालांकि 30 और 50 आ रहा है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं बस 30 भी आ गया 50 भी आ गया तो ऑप्शन सी को देखते हैं लगा लेते हैं, मगर आपको रिस्पेक्टिवली अपने तरतीब से बताना है, पहले टोटल डिस्टेंस बताना होगा फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रिस्पेक्टिवली यहाँ पर वर्डिंग भी लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 15, a force of 12 Newton acts on a car and changes its momentum from 36 km per second to 60 km per second. The time during which this change occur will be. आपसे टाइम पूछा हुआ है, ये पास पेपर यूएचएस पास पेपर का एमसीक्यूज है, तो इसलिए पास पेपर के एमसीक्यूज भी मैं डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट पीएमसी प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी डिस्कस करता हूँ और साथ साथ में इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ, तो इसलिए ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब यहाँ पर 15 एमसीक्यूज, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम चेंज हो रहा है 36 किलोमीटर पर सेकंड से 60 किलोमीटर पर सेकंड, और आपके साथ वो वहाँ फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आपसे क्या पूछा हुआ है टाइम, तो आपको पता भी है कि फोर्स का एक फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। रेट का लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, जिस भी क्वांटिटी के नीचे क्या डिवाइड हो जाए, टाइम डिवाइड हो जाए, तो हम उस क्वांटिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। और मैंने आपको बताया जिस क्वांटिटी के नीचे डिस्टेंस डिवाइड हो जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया था, लेट्स सपोज चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया कि जिस क्वांटिटी के नीचे डिस्टेंस आ जाए, जिस क्वांटिटी के नीचे डिस्टेंस आ जाए चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट। और जिस क्वांटिटी के नीचे टाइम आ जाए तो हम क्या कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, रेट। और जिस क्वांटिटी के नीचे क्या आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, चेंज ऑफ डिस्टेंस आ जाए, तो उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, चेंज ऑफ डिस्टेंस के, किसी भी क्वांटिटी के किसी भी वेरिएबल के नीचे अगर डिस्टेंस आ जाए तो वहाँ पर हम ग्रेडियंट। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वहाँ पर टॉपिक मैंने वहाँ पर कंप्लीटली डिटेल लेक्चर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वहाँ पर, तो वहाँ पर आप वो लेक्चर देख भी सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर रेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपके साथ क्या गिवन है, चेंज ऑफ मोमेंटम गिवन है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, 36 किलोमीटर से 60 किलोमीटर। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सही है, इनिशियल मोमेंटम। तो आपके साथ फाइनल मोमेंटम क्या है 60 और इनिशियल मोमेंटम क्या है 36, इन दोनों को आप माइनस करोगे आपके साथ क्या आएगा 24
यूनिट लिख देना किलोमीटर पर सेकेंड, सही है। तो अब सिंपल टाइम आपके साथ आपने टाइम फाइंड करना है और फोर्स भी गिवन है, तो टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम आपके साथ किसके इक्वल है 24, आपने चेंज निकाल दिया तो आपके साथ क्या आएगा 24 और फोर्स कितना है 12, तो 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24, तो आंसर क्या बन गया 2 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 2 सेकेंड, ऑप्शन ए में 24, ऑप्शन बी में 2 सेकेंड, ऑप्शन सी में 12 सेकेंड, ऑप्शन डी में 8 सेकेंड, तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट 2 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एमसीक्यू नंबर 16, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ, ये भी फास्ट पेपर का एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, आपसे क्या पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, आपने ऑर्डर को देखना है क्या डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट भी कर सकते हो, क्या आपसे क्या पूछा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और नीचे क्या है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिंपल फर्क क्या है, डिस्टेंस आपके साथ डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या है शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, और डिस्टेंस आपके साथ क्या है शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, सिंपल क्या है सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं आता है डिस्टेंस। आपसे क्या पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज 1, ऑलवेज लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1। अब ऊपर क्या रहा है आपको मैंने बताया, अगर लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या है यहाँ तक स्ट्रेट पाथ है, सही है स्ट्रेट पाथ, याद रखना स्ट्रेट पाथ में क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, सही है। यहाँ पर अगर स्ट्रेट पाथ, अगर आपसे पूछे कि इस स्ट्रेट पाथ में बॉडी ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली या इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर, तो स्ट्रेट पाथ में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट सपोज अगर ये स्ट्रेट पाथ क्या हो जाए कर्व हो जाए, यहाँ से यहाँ तक फिर बॉडी क्या करे इस तरह कर्व पाथ में आ जाए, तो अब ये जो यहाँ ये शॉर्टेस्ट पाथ ये क्या होगा डिस्टेंस, और ये टोटल कर्व पाथ क्या होगा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ आपके साथ डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस नहीं है, और जो टोटल पाथ होगा टोटल पाथ को हम क्या नाम देंगे डिस्टेंस। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा या जो डिस्टेंस से क्या होगा लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिस्टेंस से कम होगा, सही है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इक्वल टू डिस्टेंस या लेस देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इक्वल टू डिस्टेंस या लेस देन द डिस्टेंस, सही है। अब आपसे क्या पूछा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब यहाँ पर आपने मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो डिस्टेंस क्या है डिनोमिनेटर, डिस्टेंस क्या होता है बड़ा होता है, डिस्टेंस क्या होता है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है कम। याद रखना अगर डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए, डिनोमिनेटर क्या हो बड़ा हो, तो फिर वैल्यू आपके साथ क्या आती है कम आती है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आपके साथ वैल्यू क्या आती है कम आती है, वैल्यू क्या आती है कम आती है, तो 1 से कम आती है। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि इक्वल और लेस देन 1, इक्वल और लेस देन 1। अगर आप रेशियो निकालोगे भी, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट भी करोगे तो वो 1 के इक्वल या लेस से 1 आएगा। किस कंडीशन में 1 के इक्वल आएगा, जब स्ट्रेट पाथ में 1 के इक्वल आएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अगर स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तो फिर 1 से उसका रेशियो क्या आएगा लेस आएगा। तो इसलिए द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज क्या होगा लेस और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इक्वल और लेस देन 1, इक्वल और लेस देन 1। तो ऑप्शन डी ही क्या है वो करेक्ट होगा। ऑलवेज लेस देन 1 नो, ऑलवेज 1 नहीं, मोर देन 1 नहीं, इक्वल और लेस देन 1, इक्वल और लेस देन 1। अगर मैं इस एमसीक्यूज को चेंज करूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, क्या करूँ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछूं आपसे डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो पूछूं, तो फिर क्या होगा डिस्टेंस ऊपर क्या आएगा डिस्टेंस, नीचे क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या पूछा कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो, फिर ये क्या आएगा ग्रेटर और इक्वल देन 1, फिर क्या आएगा ग्रेटर और इक्वल देन 1। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है कम होता है, कर्व पाथ में डिस्टेंस क्या आता है कम आता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है कम। मैंने क्या बोला डिस्टेंस नहीं, कर्व पाथ में क्या होता है जब स्ट्रेट पाथ नहीं हो कर्व पाथ हो तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या आता है कम, और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है कम, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है कम और डिस्टेंस क्या आता है बड़ा। तो इसलिए जब डिनोमिनेटर कम हो तो इसलिए वैल्यू क्या आती है 1 से ग्रेटर रहती है। तो इसलिए इक्वल और ग्रेटर देन 1, इक्वल और ग्रेटर देन 1, सही है। तो इसलिए जब डिनोमिनेटर कम आ जाए तो फिर आंसर क्या आता है 1 से क्या आता है ग्रेटर आता है जब कर्व पाथ हो, मगर अगर स्ट्रेट पाथ हो तो फिर वो 1 के इक्वल आता है। तो इसलिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट में फिर क्या होगा इक्वल और मोर देन 1, यहाँ पर क्या आता है फिर इक्वल और मोर देन 1। तो इसलिए आपने तमाम कंडीशन को याद करना है, सही है। इसके बाद हम स्क्यूज नंबर 17, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गेन एक्सेलरेशन ऑफ
4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस इन 5th सेकेंड। अब आपने डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, 5th सेकेंड। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। 5th सेकेंड में आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। 5th सेकेंड का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है किस तरह, सिंपल एक डिस्टेंस का फार्मूला आपके साथ क्या है, VIT सेकेंड इक्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2AT का स्क्वायर, सही है। थर्ड इक्वेशन से भी आप फाइंड कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन आपके साथ क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। एस आपके साथ क्या है, डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन को भी यूज़ करते हुए आप डिस्टेंस फाइंड करते हो, सेकंड इक्वेशन को भी यूज़ करते हुए आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। मगर यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 5th सेकेंड। अगर आपसे क्या पूछा हो, टोटल टाइम आपको गिवन हो, या आपसे क्या पूछा हो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आप क्या फाइंड करो, डिस्टेंस फाइंड करो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि n सेकेंड, मतलब 5वें सेकेंड, टोटल टाइम का नहीं, टोटल टाइम नहीं, सिर्फ n सेकेंड, 5वें सेकेंड, स्पेसिफिक सेकेंड का अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फिर वहाँ पर फार्मूला अलग हो जाएगा। फिर फार्मूला क्या होगा, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको आपने याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू VI प्लस G प्लस A डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। ये एक क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकता है, सिंपल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो S इज इक्वल टू VI प्लस A डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। अब इस एमसीक्यूज के मैंने तो इस तरह एमसीक्यूज डाले हुए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैंने तो यहाँ पर जो ना 18 एमसीक्यूज है वो भी इसके पैरेलल, मगर वो थोड़ा सा चेंज है। आपसे क्या है, n सेकेंड का अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ करोगे। तो सिंपल आपके साथ एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर n क्या है, n का मतलब क्या है, n सेकेंड, जो भी क्या है नंबर ऑफ सेकेंड, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड। आपके साथ कौन सा डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, 5th सेकेंड का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो n की जगह 5 लिख देना और माइनस 1। तो सिंपल 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2 5s are 10 और 10 से 1 माइनस करो क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर क्या है, 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 9s are 18। क्या आंसर बन गया, 18 मीटर। आपके साथ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 2 9s are 18। ऑप्शन ए में क्या है, 19, इसको क्या कर दो करेक्ट, 55। सिंपल इसको 19 क्या है, 18 मीटर है, 18 मीटर। तो ऑप्शन ए की ही क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या करेक्ट है, 18 मीटर, सही है। तो n सेकेंड आपने किस तरह फाइंड किया है, 4 को 2 से डिवाइड कर लिया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सही है। 2 5s are 10, 10 से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 9। जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो 18 मीटर आपके साथ क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। करेक्ट आंसर आपके साथ क्या आ गया, 18 आ गया। अब इसके बाद एमसीक्यू नंबर 18, ये n सेकेंड का फार्मूला आपने याद करना है कि अगर n सेकेंड में आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो ये फार्मूला यूज़ करना है। अब इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर इन 10 सेकेंड। एक बॉडी उसको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है, मतलब रिलीज किया है उसको 30 मीटर हाइट से और 10 सेकेंड में, इन 10 सेकेंड, और टाइम उसने कितना लिया, 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस इन सेकेंड। अब यहाँ पर आपसे फिर पूछा है कि दूसरे सेकेंड में आप डिस्टेंस फाइंड करो, फिर से स्पेसिफिक सेकेंड आ गया, n सेकेंड। अगर आपने n सेकेंड के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है तो यही फार्मूला होगा। अब यहाँ पर इसी फार्मूले को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर आपके साथ एक्सेलरेशन गिवन ना हो और वहाँ पर ड्रॉप या रिलीज का वर्ड हो, तो सिंपल आपने क्या पर आपके साथ हाइट गिवन है और टाइम गिवन है, और आपने टाइम सेकेंड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, n सेकेंड के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, VI ड्रॉप। जिधर भी ड्रॉप या रिलीज का वर्ड आ जाए, सही है, तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ड्रॉप या रिलीज का वर्ड आ जाए तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही गई। और ए, अब यहाँ पर जब आप उसको हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वहाँ पर ए नहीं आएगा, फिर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर कार को हम क्या करें, जब 17 इंच में हम कार को रिलीज नहीं कर रहे, कार को एक सर्टेन एक्सेलरेशन गेन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए जी नहीं आता था, क्या आ गया ए। मैंने बोला जी भी आ सकता है, जी कब आएगा, जब आप उस बॉडी को ड्रॉप करोगे, रिलीज करोगे। n सेकेंड का अपने स्पेसिफिक सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप उसको ड्रॉप करोगे, रिलीज करोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एक की जगह क्या आएगा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह 2n माइनस 1। तो फिर आप ये फार्मूला क्या करोगे, यूज़ करोगे। सही, ये फार्मूला क्या करोगे, यूज़ करोगे। सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपल एस इक्वल टू VIT या सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हुए डिस्टेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और पहले फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। फिर मगर वो गौर नहीं करते हैं कि हमसे क्या पूछा हुआ है, n सेकेंड का डिस्टेंस। अगर आपसे n सेकेंड का डिस्टेंस पूछा गया तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। सही है, फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। तो सिंपल जी आपके साथ क्या है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 5।
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड। आपने दूसरे सेकेंड का क्या फाइंड करना है, दूसरे सेकंड में अपनी डिस्टेंस फाइंड करना है कि दूसरे सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, तो सिंपल क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 से 1 माइनस करो, क्या बन जाएगा 3, और आपके साथ 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या आएगा आंसर 15 मीटर। तो दूसरे सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 15 मीटर। बॉडी ने दूसरे सेकंड में बॉडी ने 15 मीटर क्या क्या डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ऑप्शन ए में 20 नो, ऑप्शन बी में 15 मीटर, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट, सी में 40, डी में क्या है 60 मीटर। तो इस तरह आपको समझ आ गया कि n सेकंड में आपने कौन सा रिलेशन यूज़ करना है। ये अगर बॉडी को ड्रॉप कर लिया, रिलीज कर लिया, तो फिर ये आपने ये रिलेशन यूज़ करना है, सही है। अगर बॉडी को ड्रॉप रिलीज नहीं किया है, फिर आपसे भी पूछा है कि n सेकंड का किसी स्पेसिफिक सेकंड का आपसे टाइम पूछा गया, तो फिर आपने ये रिलेशन यूज़ करना है। अगर एक्सेलरेशन गिवन था तो और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन हो सकती है सर्टेन कंडीशन में। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन थी, एक्सेलरेशन भी गिवन था, फिर भी अपने n सेकंड का स्पेसिफिक सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो फिर आपने ये रिलेशन यूज़ करना है। अगर आप उसको किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया है हाइट से, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे। फिर वहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस रिलेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, सही है। जी की वैल्यू क्या है 10, 10 को 2 से डिवाइड करो क्या 5, तो इसलिए मैं शॉर्टकट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 5 = 2n - 1, सही है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो। एमसीक्यू नंबर 18 का ऑप्शन क्या बन गया अभी। एमसीक्यू नंबर 19, अ कार इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकंड एंड इट वेलोसिटी डिक्रीज एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 सेकंड। टाइम आपके साथ 2 सेकंड है। द डिस्टेंस विल बी, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। आपसे क्या पूछा गया कि डिस्टेंस फाइंड करो, सिंपल क्या फाइंड करो, डिस्टेंस फाइंड करो। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गौर करते नहीं, एमसीक्यूज क्या है आसान। सेकंड इक्वेशन को आप यूज करते हुए क्या लिखा हुआ है, अब कार इज मूविंग विद वेलोसिटी आपके साथ इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है आपके साथ, वेलोसिटी विद इट वेलोसिटी डिक्रीज। सिंपल यहाँ पर जो की वर्ड है वो क्या है कि ये वेलोसिटी डिक्रीज। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीज, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। और आपके साथ एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड और टाइम क्या है 2 सेकंड। तो इसलिए अक्सर स्टूडेंट क्या पुट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की जगह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही पुट कर लेते हैं, और वो वर्डिंग पर गौर नहीं करते कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव में पुट करना है, एक्सेलरेशन -4 पुट कर देना है। अगर आपने एक्सेलरेशन को +4 पुट कर लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसलिए डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 25 है, मल्टीप्लाई बाई टाइम आपके साथ क्या है 2 सेकेंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ए आपके साथ कितना गिवन है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज है। अगर वर्ड आता है रिटार्डेशन, बॉडी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, या वेलोसिटी डिक्रीज, तो इसलिए फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका नेगेटिव। ये वर्डिंग आपने याद रखना है। तो इसलिए एक्सेलरेशन आपने +4 पुट नहीं करना। अगर आपने +4 यहाँ पर पुट कर लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसलिए आपने -4 ही पुट कर लेना है, -4, और टाइम क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, सही है। अब यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4, सही है। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -8, और यहाँ पर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 50। तो सिंपल 50 - 8 क्या बन जाएगा 42 मीटर। आपके साथ क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 42 मीटर। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन ए में 50, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 42, इसलिए ऑप्शन सी ही क्या होगा, करेक्ट। एमसीक्यूज क्या था, आसान। सिंपल आपने वर्डिंग पर गौर करना है कि की वर्डिंग को आपने मिस नहीं करना है। की वर्डिंग का आपने पकड़ लेनी है, आपका एमसीक्यूज करेक्ट आएगा, सही है। अगर आप यहाँ पर क्या कर लेते +4 पुट कर लेते तो यहाँ पर ये -8 ना होता, यहाँ पर ये क्या होता +8। फिर आप यहाँ पर 50 को 8 से मल्टीप्लाई, ये दोनों को जब आप 8 करोगे तो आपके साथ क्या होगा 58, मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके करीब है, 60 के क्या है करीब। तो अक्सर स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि ये 60 के बिल्कुल करीब है, तो इसलिए वो ऑप्शन डी को ही क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मगर ऑप्शन डी ये नहीं आएगा, तो इसलिए आपने गौर से वर्डिंग को पढ़ना है। एमसीक्यू नंबर 20, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बॉडी क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो गई, एंड गेन अ वेलोसिटी ऑफ 22 मीटर पर सेकंड। उसने वेलोसिटी गेन कर ली 22 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट हुई रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, इन 2 सेकंड और 2 सेकंड में द डिस्टेंस विल बी, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए या तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा या तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 20 में आपको एक शॉर्टकट एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बता रहा हूँ। वैसे हमारे साथ इक्वेशन क्या है 3, एक क्या है सेकेंड, थर्ड, और एक के साथ हमारे साथ क्या है फर्स्ट, VF = VI + 8। ये 3 इक्वेशन है, सही।
अब यहाँ पर मैं आपको चौथा भी बता रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी का, वहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या है, ये एवरेज है, ये जो वी है ये हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यानी यहाँ पर मैं एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल है, वी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये इक्वेशन भी आपने याद रखना है, ये इक्वेशन भी आपने याद रखना है, ये बहुत ही यूज़ होगा। अगर आपके साथ क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो और टाइम गिवन हो और आपने डिस्टेंस फाइंड करना, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज़ करो। कौन सा, ये इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन यूज़ करो। तो टोटल इक्वेशन कितने बन गए, वैसे है 3, मगर ये चौथा भी आप याद करो एज इंपॉर्टेंट। मतलब आपने जेन में 4 इक्वेशन को क्या करना है, पुट कर देना है। वैसे आप अगर आपने क्या करना है, ये से थर्ड जो फोर्थ इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज डिस्टेंस का, अगर आप ये इक्वेशन याद नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, फिर आपके साथ इसका आंसर करना बहुत ही लेंथी प्रोसेस आएगा। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए पहले एक्सेलरेशन फाइंड करोगे। जब एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया, फिर आप क्या करोगे, फिर एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट इक्वेशन से, फिर या थर्ड या सेकंड में आप पुट करोगे, बाद में आपके साथ क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो आपने 2 इक्वेशन को यूज़ करते हुए, तो आप सिंपल इसको भी याद करो, डिस्टेंस इक्वल टू ए प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। सही है, तो ये एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का, या तो इसको इक्वेशन को भी आपने याद रखना है। तो सिंपल इससे आपके साथ आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या है, एंड गेन वेलोसिटी ऑफ 22 मीटर। फाइनल वेलोसिटी आपके साथ 22 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आपके साथ टाइम क्या है, एंड द टाइम आपके साथ क्या है 2 सेकेंड। सही है, तो 22 को 2 में प्लस करो, क्या 22 प्लस 0, ये सिंपल क्या बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2, फिर मल्टीप्लाई करो, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या बन गया 22 मीटर। सही है, 22 मीटर आपके साथ क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर 22 मीटर। ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन बी में 50, ऑप्शन सी में 30, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा आपके साथ, 22 मीटर आपके साथ डिस्टेंस होगा। सही है, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 22, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकेंड इज। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है कि 3 सेकेंड में आप क्या फाइंड करो, फ्री फॉलिंग बॉडी की डिस्टेंस फाइंड करो। अब यहाँ पर आपसे स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ है, मतलब स्पेसिफिक सेकेंड का डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि 3 सेकंड का, आपसे नहीं पूछा है कि 3rd सेकंड का, तीसरे सेकंड का नहीं पूछा है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 3 सेकंड में फ्री फॉली बॉडी ने क्या कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्या 3, 3rd नहीं लिखा है। अगर 3rd लिखा होता तो आपके साथ फिर क्या होता, 5 2n-1, ये वाला फार्मूला फिर आप यूज करते हैं। अगर यहाँ पर क्या था 3 सेकंड की बजाय क्या था 3rd सेकंड का डिस्टेंस 3rd सेकंड का डिस्टेंस अगर आता तो फिर आप ये फार्मूला यूज करते हैं। n सेकंड का जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर 3 सेकंड का पूछा कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो इसलिए ये फार्मूला आप यूज नहीं करोगे। तो 3 सेकंड का मतलब क्या है, सिंपल यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, तो इसलिए डिस्टेंस में यहाँ पर पूरा सेकंड इक्वेशन को यूज करो। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2at स्क्वायर। सही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो यहाँ पर वो उसकी जो फ्री फॉल है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की 0, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह क्या आएगा g आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 gt का स्क्वायर। सी द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकंड। टाइम आपके साथ क्या गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू g आपके साथ क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या है 3 और 3 का होल स्क्वायर। सही है, तो सिंपल यहाँ पर क्या आएगा 2 1 जार 2 2 5 जार 10। सही है, आपके साथ 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 9 जार 45 मीटर उसने क्या कर लिया, डिस्टेंस को कवर कर लिया, क्या 45 मीटर। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में 20, ऑप्शन डी में क्या है 5 मीटर। तो इसलिए 45 मीटर उसने क्या कर लिया, 3 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 45 सेकंड। अगर यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर 3rd सेकंड आता, क्या 3rd सेकंड आता, तो फिर आप जो nth डिस्टेंस मतलब क्या है nth सेकंड में अपने डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर आप ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर nth डिस्टेंस मतलब n सेकंड में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाला फार्मूला यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 23, द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज। अब यहाँ पर आपको ग्राफ गिवन है फोर्स वर्सेस टाइम का, ये क्या है आपके साथ वैल्यू भी गिवन है,
टाइम और फोर्स का वैल्यू गिवन है। आपसे क्या पूछा हुआ है कि सिंपल बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको बताया भी था कि चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंपल्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। कोई आई से रिप्रेजेंट करता है, कोई जे से। चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इंपल्स के इक्वल होगा। तो अगर आपसे पूछे चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ या इंपल्स बताओ तो दोनों क्या है, सेम। आपको फार्मूला भी बताया, मैं यहाँ पर प्रूव भी करके बताता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। आपको बताया कि इंपल्स किसके इक्वल है, इंपल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, सही है। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, अगर मैंने फोर्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इंपल्स इनटू टाइम। इंपल्स इनटू टाइम किसके इक्वल होगा, कि फोर्स इज इक्वल टू इंपल्स इनटू टाइम। तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इंपल्स इनटू टाइम लिख सकता हूँ या नहीं, तो इंपल्स इनटू टाइम, टाइम टाइम के साथ कैंसिल हो गया, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपके साथ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, इंपल्स के इक्वल है। आपको मैंने प्रूव करके भी बता दिया। तो इसलिए अगर चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा जाए या इंपल्स पूछा जाए तो दोनों क्या है, सेम। तो आपने क्या फाइंड करना है, इंपल्स फाइंड करना। तो बहुत ही सिंपल, ये क्या है, एरिया इसका आपने फाइंड करना है। किसी भी ग्राफ का अगर आपने एरिया फाइंड करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपने क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम भी अगर आपने फाइंड करना है या इंपल्स फाइंड करना है तो सिंपल फोर्स को किस से मल्टीप्लाई करो, टाइम से मल्टीप्लाई करो। फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ ये तमाम जो इस ग्राफ का टोटल एरिया है, चेंज ऑफ मोमेंटम आपके साथ क्या आएगा, या टोटल इंपल्स आपके साथ आएगा। तो इसको अभी मैं मिटा रहा हूं। तो सिंपल यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल चेंज ऑफ मोमेंटम या इंपल्स, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, यहां पर ये कौन सा डायग्राम बनाया हुआ है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल का हम एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, सही है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस, बेस आपके साथ क्या है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हो गया है 0.3, तो 0.3 माइनस 0 तो वही 0.3 आएगा। तो बेस आपके साथ क्या है, 0.3 मल्टीप्लाई बाई, आपके साथ हाइट क्या है, ये आपके साथ क्या है, हाइट बिल्कुल क्या आ रहा है, 100। हाइट पर आपके साथ क्या आ रहा है, फोर्स। तो इसलिए आपके साथ वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में आपने कौन सा क्या आपका हाइट होगा, तो हाइट में क्या आ रहा है, फोर्स। तो इसलिए आपका हाइट क्या है, 100 न्यूटन। तो आप क्या करोगे, हाइट की जगह क्या लिखोगे, 100। तो आप सिंपल इसको हल करो, 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो 50 आपके साथ आ गया। तो 50 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके साथ क्या आएगा आंसर, 50 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो आपके साथ अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा, 15 न्यूटन सेकेंड। 15 न्यूटन सेकेंड आपके साथ क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। तो अब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए में 100 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी में 15 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन सी में 20 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन डी में 40 न्यूटन। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट, 15 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स का यूनिट क्या है, या आप चेंज ऑफ मोमेंटम, उसका यूनिट, दोनों इंपल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट, 15 न्यूटन सेकेंड। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 24, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी एंड सडनली ब्रेक इज अप्लाइड टू स्टॉप अ बॉडी, और सडनली वहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दिया, बॉडी को स्टॉप कर लिया। इफ स्पीड इज डबल, अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस क्या होगी। आपने कुछ की वर्डिंग समझना है। बॉडी यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी तो नेगेटिव यूनिफॉर्म है मगर वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या कुछ वर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। आपको पता भी है कि अगर वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म, आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म, मतलब नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव और कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब नेगेटिव। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, जिसको हम डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बात समझ आ गई, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। आपको पता है अगर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, तो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट, F इज इक्वल टू ma। अगर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, तो सिंपल जाहिर सी बात है फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये तमाम रिलेशन एक दूसरे में कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए। अगर एक चीज कांस्टेंट तो उसके साथ पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो फोर्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपसे स्पीड को डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या होगी। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के मुताबिक 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर आपसे क्या बताया कि सडनली ब्रेक इज अप्लाइड, अगर वो सडनली उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया और क्या है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, इनिशियली वो यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ब्रेक उसने अप्लाई कर दिया तो आपके साथ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, vf क्या हो गया, 0। तो सिंपल 2
एक्सेलरेशन क्या है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट तो है, यूनिफॉर्म है मगर नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा मगर क्या होगा, नेगेटिव। तो हम 2 माइनस ए और साथ में डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तो वैसे क्या बन गया, 0, क्योंकि उसने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया, बॉडी मूव कर रही, जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, -2as इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर। तो माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल हो गया, सिंपल 2 आपके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू, 2 क्या है, कांस्टेंट है या नहीं, 2 कांस्टेंट, सही है, 2 भी क्या होगा, कैंसिल। एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट, साथ में डिस्टेंस और स्पीड के साथ कौन सा रिलेशन बन गया, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी या स्क्वायर ऑफ स्पीड। अगर वो स्पीड की बात कर रहा है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये क्या आपके साथ स्पीड, इनिशियल स्पीड है। तो अब यहाँ पर सिंपल आप अपने रिलेशन की तरफ आओ, इफ स्पीड इज डबल, अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस क्या होगी, तो जाहिर सी बात है स्पीड का क्या है, स्क्वायर। अगर आपने स्पीड को v क्या कर दिया, v से 2v, मतलब स्पीड को डबल कर दिया और उसका स्क्वायर b है, सही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2v। अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया तो सिंपल 4v, वेलोसिटी अगर 4 गुना बढ़ जाए तो 2v का मतलब क्या है, अगर आप 2v का स्क्वायर लोगे तो सिंपल क्या बन जाएगा, 4v का स्क्वायर और डिस्टेंस। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। सही है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को डबल करने से या सिंपल स्पीड को डबल करने से आपका डिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड का जो डिस्टेंस का स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो बात समझ आएगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डबल 4 टाइम ही करेक्ट ऑप्शन होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे कहता है अगर हम स्पीड को क्या करें, 3 गुना बढ़ा दे, स्पीड को 3 गुना, तो फिर 3v का होल स्क्वायर, स्पीड को अगर 3 गुना बढ़ा दे तो 9v का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए अगर आप क्या करोगे, स्पीड को 3 गुना बढ़ा दोगे तो सिंपल डिस्टेंस कितनी गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना, क्योंकि डिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी या स्क्वायर ऑफ स्पीड। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 25, a stone is projected horizontally with velocity of 10 मीटर पर सेकंड from the top of the tower of 10 मीटर हाइट आपको 10 मीटर है, स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग द स्टोन टेक टू हिट द ग्राउंड, मतलब कितनी टाइम में वो स्टोन क्या होगा, ग्राउंड को हिट करेगा, कितनी टाइम में वो स्टोन क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करा और उसको प्रोजेक्टली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। अब यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड ये एमसीक्यूज है। अब कौन सा केस है, प्रोजेक्टाइल का भी 2 केसेस, एक ओब्लिक का है और एक हॉरिजॉन्टल का केस है। तो यहाँ पर आपसे क्या हुआ है कि उस स्टोन को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा है मतलब किसी भी एंगल पर नहीं, या इस तरह हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। ये क्या है हमारे साथ, प्रोजेक्ट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तब अगर आपने उसका क्या फाइंड करना हो, टाइम फाइंड करना हो, तो याद रखना आपके साथ फार्मूला क्या है, आपके साथ फार्मूला क्या है उसका, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, 2h डिवाइडेड बाई जी। क्या ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आपने टाइम फ्लाइट फाइंड करना हो तो टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। ये किस इक्वेशन से आया, टाइम का फार्मूला सेकेंड इक्वेशन से आया, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2at का स्क्वायर से ये टाइम फ्लाइट का फार्मूला आया। तो इसलिए अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो तब अगर आपने हॉरिजॉन्टल केस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं उसका भी एमसीक्यूज आने वाला है। ये टाइम फ्लाइट का फार्मूला है, टाइम हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो टाइम फ्लाइट का फार्मूला आपको समझ आ गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आपने टाइम फाइंड करना हो तो ये आपके साथ फार्मूला। तो टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है 10 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 के साथ कैंसिल, आपके साथ सिंपल आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 2 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, अंडर रूट 2 सेकेंड। एमसीक्यू नंबर 26, रेंज इज हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू एट एन एंगल ऑफ, अब रेंज किस वैल्यू पर हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू होगा, हाफ का मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर आएगा। एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज किस एंगल पर मैक्सिमम है, रेंज 45 पर सबसे ज्यादा आता है, मतलब मैक्सिमम आता है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है कि रेंज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होगा, तो आपको मैक्सिमम रेंज का फार्मूला याद होना चाहिए कि रेंज इज इक्वल टू रेंज मैक्स साइन 2 थीटा। ये क्या है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है। ये हमने रेंज के क्या है, रेंज के फार्मूले से ही ये फार्मूला क्या क्या ड्राइव किया है कि रेंज इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम, ये क्या है, रेंज मैक्सिमम साइन 2 थीटा। सही है,
आपसे क्या कह रहा है कि अगर हम रेंज क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी, तो सिंपल रेंज मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होगी, तो यहां पर रेंज क्या है, रेंज क्या होगा 1/2 ऑफ आर मैक्स। आपसे ये कह रहे हैं कि ये रेंज क्या होगी, हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज कब होगा। आपसे कह रहा है कि रेंज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, सिंपल ये आपको वर्डिंग में क्यों मानो, तो इसलिए मैं रेंज की जगह क्या लिख सकता हूं 1/2 आर मैक्स। तो 1/2 आर मैक्स इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मैक्स इनटू साइन 2 थीटा। सही है, तो रेंज मैक्स के साथ कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो सिंपल साइन इस साइड पे आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। और आपको पता है साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है, ये 30 के इक्वल है। 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करोगे, जब आप साइन इनवर्स 1 और 2 का लोगे तो 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 थीटा 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 को 30 से डिवाइड करो, आपके साथ क्या आएगा 15, तो आपके साथ क्या आ गया 15 डिग्री। रेंज क्या होगा, हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर होगा, ये आपको याद होना चाहिए कि रेंज इज द हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू, हाइट इज द हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू, टाइम फ्लाइट इज द हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू। आने वाले एमसीक्यूज में मैं बताऊंगा कि हाइट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर आता है, इसी तरह टाइम फ्लाइट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू कब आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए रेंज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होगा, किस एंगल पर होगा, 15 डिग्री एंगल पर होगा। किस एंगल पर होगा, 15 डिग्री एंगल पर होगा। तो इसलिए यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। MCQ number 27. A stone is projected upward having velocity of 50 मीटर पर सेकेंड. How long it will take to hit the ground? आपसे क्या पूछ रहा है, एक स्टोन है उसको क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर लिया, कितनी वेलोसिटी के साथ 50 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो ग्राउंड को वापस हिट करेगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, चलो मैं पहले फार्मूला बताता हूँ फिर आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है कि वेलोसिटी आपके साथ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड। अब उसको क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड फेंक लिया। तो जब उसको वर्टिकली, ये स्टोन क्या नीचे से क्या कर लिया, ये स्टोन है, जब उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक लिया तो जब हाईएस्ट पॉइंट तक वो पहुंचेगा तो वापस फिर नीचे की तरफ आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी उस स्टोन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए आपके साथ फाइनल VF क्या होगी 0 होगी। सही है, अब यहां पर उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंक लिया तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0 है, आपसे क्या पूछ रहा है कि टाइम पूछ रहा है। तो आप सिंपल फर्स्ट इक्वेशन यूज करो कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, ऊपर की तरफ, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ए की जगह क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे G। तो सिंपल VF आपके साथ क्या है 0, VI आपके साथ क्या है 50 प्लस, यहां पर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, सही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं, तो इसलिए G क्या होगा -10 और टाइम को हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो 50 - 10, मैं यहां पर इसको लिखूंगा, तो 50 प्लस सिंपल लिखो इज इक्वल टू 50 - 10t। सही है, ये -10t और ये क्या है, इस साइड पे 0 है, इस साइड पे क्या है 0, क्योंकि VF आपके साथ तो वैसे 0। अब ये -10t क्या होगा, -10t को इस साइड पे लाओ, ये क्या हो जाएगा +10t इज इक्वल टू 50। सही है, तो टाइम इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 के साथ कैंसिल, सिंपल आपके साथ क्या आ गया टाइम 5 सेकेंड। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में क्या 5 सेकंड मौजूद है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं 5 सेकंड को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि 5 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। मगर यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड क्या क्या फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी के साथ 50 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है कि वो ग्राउंड को वापस कितना हिट करेगा। तो ये क्या है, सिंपल ये वेलोसिटी क्या है, ये जो टाइम 5 सेकंड, ये क्या है, ऊपर से नीचे से ऊपर की जाने का टाइम है। आपसे पूछा है कि ग्राउंड को हिट करेगा। ये आपने अक्सर जिधर भी ये एमसीक्यूज आ जाए, इस तरह स्टेटमेंट आ जाए कि एक स्टोन को, एक बॉडी को, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया इतनी वेलोसिटी देकर, वो कितना टाइम लगेगा जब वापस ग्राउंड को हिट करेगा। तो आपने क्या करना है, जो भी टाइम आ गया उसको डबल कर देना है। क्योंकि जितना टाइम वो नीचे से ऊपर लेगा उतना ही टाइम फिर ऊपर से नीचे की तरफ लेगा। तो इसलिए अगर 5 सेकंड से वो 5 सेकंड में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसी तरह
ऊपर से नीचे में भी कितना टाइम लेगा 5 सेकेंड। तो इसलिए आपके साथ आंसर क्या आएगा 5 + 5, तो क्या आ जाएगा 5 + 5 10 सेकेंड, इसका क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 5 + 5, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 + 5 सही है, तो टाइम कितना आएगा 10 सेकेंड। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। तो इसलिए आपने इस तरह करना है, अगर आपसे पूछे कोई भी स्टूडेंट अगर इस तरह एमसीक्यूज आप भी गए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको पढ़ना है। अगर वो आपसे पूछे कि स्ट्राइक द ग्राउंड मतलब वो कितने टाइम में वापस आपने एक चीज को ऊपर की तरफ फेंक लिया, वो कितने टाइम में ग्राउंड को हिट करेगा, अर्थ की सरफेस को हिट करेगा, तो जो भी टाइम आएगा उस टाइम को आपने डबल करना है। क्योंकि वो आपसे टाइम फ्लाइट पूछ रहे हैं। टाइम फ्लाइट का मतलब ये है कि वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों टाइम, आपने दोनों टाइम ही कंसिडर करना है। तो इसलिए जितना टाइम वो नीचे से ऊपर लेगा तो वापस में ऊपर से नीचे में भी उतना ही टाइम लेना है और लेगा। तो इसलिए आपने जो भी आंसर आपके साथ आएगा उसको आपने डबल करना है, सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 28, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्लाइट इज। अब ये सिंपल यूएचएस 2010 का एमसीक्यूज है, तो फर्स्ट पेपर का एमसीक्यूज है 2010 का कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्लाइट इज। सिंपल टाइम फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का आपने क्या बताना है, फार्मूला बताना है। टाइम फ्लाइट सिंपल क्या है, v² sin² थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये नहीं है v² sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये भी नहीं है 2v sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, डी में क्या लिखा है v² sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आपको टाइम फ्लाइट का फार्मूला पता है कि 2v sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये क्या है टाइम फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को अगर आपने फाइंड करना है तो 2v sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये फार्मूला है। एमसीक्यू नंबर 29, a body is projected with kinetic energy k at angle of 60 डिग्री। ये क्या है, फेडरल बोर्ड के पास पेपर के एमसीक्यूज में है, फेडरल बोर्ड के पास पेपर का एमसीक्यूज है ये कि कोई भी बॉडी है उसको प्रोजेक्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी के से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल क्या है 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी। हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सिंपल एक बॉडी है उसको आपने क्या किया हॉरिजॉन्टल से आपने क्या कर लिया 60 डिग्री एंगल से क्या कर लिया, मतलब उसको प्रोजेक्ट कर लिया, फेंक दिया कितने एंगल पर 60 डिग्री पर। आपसे पूछ रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल तो यहाँ पर क्या है, लेट सपोज क्या है हॉरिजॉन्टल से आपने लेट सपोज उसको क्या कर लिया प्रोजेक्ट कर लिया, ये क्या है। अब आपसे पूछे कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर आपने नीचे उसको जो एंगल दिया वो क्या है 60 डिग्री पर पेंक कर लिया हॉरिजॉन्टल के साथ। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है काइनेटिक एनर्जी के है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपके साथ क्या है इनिशियल पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टली आपके साथ काइनेटिक एनर्जी क्या है के। फिर आपने उसको प्रोजेक्ट कर लिया 60 डिग्री पर। आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पर, ये आप हाईएस्ट पॉइंट ये आ रहा है ट्रेजेक्टरी का जो पाथ है वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है। इस हाईएस्ट पॉइंट पर आपके साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बहुत ही आसान, ये फेडरल बोर्ड के पास पेपर का एमसीक्यूज है। तो आपने इसको किस तरह हल करना है, कोई भी एंगल आ जाए 60 आ जाए 30 आ जाए, किसी भी एंगल पर आप प्रोजेक्ट करते हो तो आपने ये फार्मूला याद करना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आई में, इनिशियल की जगह क्या लिख रहा हूँ आई, तो कोस स्क्वायर थीटा। सही है, कोस का क्या आएगा स्क्वायर, या कुछ बुक में इसको किस तरह लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है इनिशियल कोस स्क्वायर थीटा। सही है, तो इस तरह भी लिख सकते हो। तो आपने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन को याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कोस स्क्वायर थीटा। या आप कह सकते हो मैक्सिमम को आप क्या कह सकते हो एट द टॉप। तो ये कौन सा पॉइंट है, टॉप पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको एंगल भी गिवन है, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपके साथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है के, और आपसे क्या पूछा है टॉप पर, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस टॉप पर हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है। तो सिंपल इस रिलेशन में पुट करो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब एट द टॉप काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है फाइंड करनी है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको इनिशियली क्या है, वहां पर जो इनिशियल उसको बॉडी को प्रोजेक्ट कर लिया उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह में क्या लिखूंगा के। फिर क्या लिखा है एंगल कितना है 60 डिग्री से उसको प्रोजेक्ट कर लिया हॉरिजॉन्टल से, ये क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो एंगल क्या होगा कोस थीटा। थीटा की जगह में क्या लिखूंगा क्या है 60 डिग्री। कोस 60 सही है, इसका होल स्क्वायर, कोस 60 इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह लिख सकते कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कोस 60 का होल स्क्वायर। तो सिंपल आपको पता है कोस 60। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आप कोस 60 किसके इक्वल है, कोस 60 आपको पता है कि किसके इक्वल है 1/2। कोस 60 किसके इक्वल है 1/2, मैंने 1/4 लिख लिया। कोस 60 किसके इक्वल है 1/2।
तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो सिंपल आपके साथ आंसर क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो सिंपल 1/2 क्या है 1/4। तो क्या आपके साथ रिलेशन आ गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के 1/4। तो ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो k/4। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपके साथ जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी k/4, चार टर्म क्या होगी डिक्रीज। तो इसलिए आपके साथ आंसर क्या होगा 2k, नो सिंपल के बी में क्या लिखा है के सी में क्या लिखा है k/2, डी में क्या लिखा है k/4। तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी k/4। अगर आपने उसको क्या कर लिया 60 डिग्री से प्रोजेक्ट कर लिया, तो आपको एमसीक्यू समझ आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये रिलेशन आपने याद रखना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोस स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो इनिशियल आपके साथ क्या है और कोस डिग्री मतलब कितनी थीटा से उसको प्रोजेक्ट कर लिया 60 डिग्री, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा की जगह मैंने 60 लिख लिया और होल स्क्वायर ले लिया। तो कोस 60 किसके इक्वल है 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर या टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी k/4। तो इस रिलेशन को आपने याद रखना, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते भी है। एमसीक्यू नंबर 30, 5 प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 50, 20, 35 एंड 40 डिग्री, रेंज विल बी ग्रेटर 4। आपसे सिंपल पूछा हुआ कि 4 प्रोजेक्टाइल है, उसको क्या कर लिया पेंग कर, मतलब क्या कर लिया प्रोजेक्ट कर लिया, सही है, विद द सेम, उसकी स्पीड क्या है सेम, और एंगल क्या है 50 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री और 40 डिग्री। ये जो 4 प्रोजेक्टाइल को फेंका गया वो सारे एंगल कितने बना रहे हैं, एक 50 बना रहे हैं, दूसरा 20, तीसरा 35 और चौथा 40 बना रहे हैं। आपके साथ मैक्सिमम रेंज किस पर होगी, तो इसको अभी मैं मिटा रहा हूं। अब मैंने आपको वैसे बताया कि रेंज मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, मैक्सिमम आपने याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, किस एंगल पर होगी 45 डिग्री पर रेंज क्या होगा मैक्सिमम, 45 डिग्री पर रेंज क्या होगा मैक्सिमम। अब यहाँ पर आपसे 45 गिवन नहीं, आपसे 4 एंगल गिवन है, तो याद रखना एंगल जितना 45 के करीब होगा, जो भी एंगल गिवन होगा, एंगल जितना 45 के करीब होगा उस पर रेंज क्या होगा ग्रेटर आएगा। तो जितना एंगल क्या होगा 45 के नियर होगा, सही है, जितना एंगल 45 के साथ करीब होगा उस पर रेंज क्या होंगी ग्रेटर होंगी। तो आप देखो 50, 20, 35 और 40, कौन सा क्या है 45 के करीब है, 40 सबसे करीब है, फिर क्या है 35 करीब है, फिर 20 करीब है, फिर 50, फिर 15 करीब। तो रेंज किस पर सबसे ज्यादा आएगा, रेंज 40 पर सबसे ज्यादा आएगा, फिर रेंज 35 पर सबसे ज्यादा आएगा, फिर रेंज किस पर सबसे ज्यादा आएगा 20 पर ज्यादा आएगा, फिर रेंज किस पर ज्यादा आएगा, रेंज 15 पर ज्यादा आएगा। तो इसलिए जो एंगल 45 के ज्यादा करीब होगा उस पर रेंज क्या होगा मैक्सिमम। वैसे आपको पता है कि रेंज किस पर मैक्सिमम है 45 डिग्री पर। अगर 45 डिग्री गिवन नहीं था तो जितना 45 डिग्री के करीब एंगल होगा उस पर रेंज क्या होगा मैक्सिमम। तो 40 सबसे ज्यादा करीब है 45, तो इसलिए रेंज किस पर मैक्सिमम होगा 40, फिर 35, फिर 20, फिर क्या होगा 50। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है करेक्ट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम 40 पर आएगा। अगर आपसे पूछता मिनिमम रेंज किस पर आता, सबसे कम रेंज किस पर आता, तो फिर आपका ऑप्शन क्या होता 15 बनता। एमसीक्यू नंबर 31, इसके बाद the kinetic energy of a body at the top is 10 जूल and its initial kinetic energy is 20 जूल, और इसकी initial kinetic energy क्या है 20 जूल, और टॉप पर मतलब maximum kinetic energy क्या है 10 जूल। फाइंड द एंगल, आपने फिर से वही रिलेशन यूज करना है। अभी मैंने आपको बता दिया है कि kinetic energy का रिलेशन क्या है, कि kinetic energy maximum kinetic energy, या आप इसको क्या कह सकते हो kinetic energy at the top is equal to kinetic energy initial cos स्क्वायर थीटा। आपको क्या गिवन है टॉप पर काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल, और आपने क्या फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके साथ क्या है 10 जूल टॉप पर काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 20 जूल cos स्क्वायर थीटा, सही है। तो सिंपल ये 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 10 के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, सही है। तो 10 1 10 2 तो आपके साथ क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप किस तरह तो इस साइड पे क्या है स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर है, इस साइड पे भी स्क्वायर है, तो आप क्या करो दोनों साइड क्या करो अंडर रूट ले लो। तो इस साइड पे भी क्या लो अंडर रूट ले लो, और इस साइड पे भी क्या ले लो अंडर रूट ले लो। तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 1/2 इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर ले लो तो वही 1 होता है, तो इसलिए 1 का तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई सिंपल अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 ये कोस थीटा की ये वैल्यू कब आती है जब क्या हो 45 डिग्री एंगल
45 डिग्री पर आपके लिए कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई √2 आती है। क्या है 45 डिग्री पर आपके साथ कोस थीटा की वैल्यू कितना आती है 1 डिवाइडेड बाई √2। तो इसलिए आपके साथ एंगल क्या होगा, एंगल ऑप्शन ए में 30, ऑप्शन बी में 45, ऑप्शन सी में 60, ऑप्शन डी में 90, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट 45 डिग्री। तो आपको समझ आ गया जो आपके साथ टॉप पर काइनेटिक एनर्जी वो 10 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल और कोस स्क्वायर थीटा। आपने क्या मालूम करना है थीटा, तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने 10 के साथ डिवाइड कर लिया तो 1/2 और कोस स्क्वायर थीटा, तो आपने दोनों साइड क्या ले लिया स्क्वायर रूट, क्योंकि इस साइड पर आपके साथ क्या मौजूद है कोस थीटा का स्क्वायर, तो इसलिए आपने स्क्वायर को खत्म करना है, आपने सिंपल कोस थीटा मालूम करना है, तो इसलिए आपने दोनों साइड क्या ले लिया अंडर रूट। तो अंडर रूट यहाँ पर कोस का स्क्वायर खत्म हो गया, सिंपल कोस थीटा रह गया 1 का, तो अंडर रूट क्या होगा वो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसलिए 1 का तो वैसे अंडर रूट खत्म हो गया और 2 पर बाकी अंडर रूट देता है, तो 1 डिवाइडेड बाई √2, तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई √2 ये कोस थीटा की वैल्यू किस एंगल पर आती है 1 डिवाइडेड बाई √2 ये 45 डिग्री पर आती है, तो इसलिए इसको आपने याद करना है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 32, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, फाइंड द नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ये आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर ये डायग्राम भी बना हुआ है। आपसे क्या पूछा है कि नेट डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, मतलब टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले आपने ये शक्ल समझना है, ये कौन सा शक्ल है, ये ट्राइपिज्म है, ये क्या है ट्राइपिज्म, जिसमें ये इस साइड वाला क्या है, इस साइड पे ट्राइंगल बन रहा है और इस साइड पे भी ट्राइंगल है और दरम्यान में क्या है रेक्टेंगल, तो ये शेप कौन सा है ट्राइपिज्म। अब अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इस शेप में जो टोटल डिस्टेंस, तो आप ये टोटल एरिया को क्या करो फाइंड करो, आपके साथ क्या आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप सिंपल ट्राइपिज्म का एरिया किस तरह फाइंड करते हो, मैं आपको ट्राइपिज्म का फार्मूला भी बताऊंगा कि ट्राइपिज्म का एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। पहले ट्राइपिज्म का ये क्या है ट्राइपिज्म शक्ल है, तो आप डायरेक्ट आपके साथ आंसर आएगा। बाकी अगर आपको ट्राइपिज्म का फार्मूला मतलब लेट सपोज अगर आप भूल गए हो तो फिर आप किस तरह फाइंड करो, फिर आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, फिर इस ट्राइंगल का फाइंड करो, तीनों को सम करके भी आपके साथ आंसर आएगा। तो ये शक्ल क्या है ट्राइपिज्म, तो ट्राइपिज्म का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ट्राइपिज्म का फार्मूला क्या है। अगर आपने ट्राइपिज्म का क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है, ट्राइपिज्म मैंने सिंपल TRIP लिखी सही है। ट्राइपिज्म का अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो फार्मूला क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड में साइड नीचे लिख रहा हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो समझ आ गई ये ट्राइपिज्म का फार्मूला है। तो आप इस फार्मूले के तहत आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट और 1 डिवाइडेड बाय 2 हाफ, आप पहले लिखना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ एरिया 1 डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपके साथ एक ये है जो 10 से 20 तक है और एक ये है जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुआ 30 तक, एक पैरेलल साइड आपके साथ ये है। तो इन दो पैरेलल साइड का सम, ये पैरेलल साइड जो नीचे वाले ये क्या है 0 से स्टार्ट हुआ है 30, तो 30 माइनस 0 वही 30 आएगा, तो 30 प्लस दूसरा पैरेलल साइड किससे स्टार्ट हुआ 10 से लेकर 20 तक, तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 आपने फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, तो ये क्या आएगा ये पैरेलल साइड का लेंथ आएगा, तो क्या आएगा 20 माइनस 10 आपके साथ क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट आपके साथ क्या है आपको नजर भी आ रही है क्या है इसका हाइट, और हाइट क्या बन रहा है बिल्कुल आपको हाइट इसका क्या है ट्राइपिज्म का 30, तो मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या है 30। तो सिंपल आप क्या करो 30 में से 1 डिवाइडेड बाई 2 में इसको ऐड कर लेता हूँ, 30 और 10 क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखो 40 फिर मल्टीप्लाई बाई 30 सही है। तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4 यहाँ पर क्या बन जाएगा 20, तो सिंपल 20 को किससे मल्टीप्लाई करो 30 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जार 6 2 0 आ जाएंगे 600 मीटर आपके साथ टोटल एरिया आएगा ट्राइपिज्म का। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये शक्ल किसका है ट्राइपिज्म का है। तो फर्स्ट पेपर में इस तरह एमसीक्यूज भी आया और ट्राइपिज्म का से रिलेटेड, तो ये शक्ल ट्राइपिज्म का। अगर आपने ट्राइपिज्म का एरिया फाइंड करना है तो फार्मूला आप डायरेक्ट लगा लो, आपके साथ डिस्टेंस कितना गया 600 मीटर डिस्टेंस आ गया, तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। अगर आप ट्राइपिज्म का फार्मूला नहीं लगा सकते हो, मतलब आपने ट्राइपिज्म का फार्मूला सडनली क्या हो गया भूल गया, तो आप फिर क्या करोगे फिर इस ट्राइंगल का रेक्टेंगल का ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। तो ट्राइंगल का आप एरिया किस तरह फाइंड करते हो, ट्राइंगल का एरिया 1 डिवाइडेड बाई 2 किसका मैं ट्राइंगल टी लिख रहा हूँ, सिंपल ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये आपके साथ बेस है, तो मैं इस ट्राइंगल का पहले फाइंड करूँ। बेस कहाँ से स्टार्ट है 0 से 10, तो 10 माइनस 0 आपके साथ क्या है 10, बेस आपके साथ 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट आपके साथ क्या है इसका 30 मल्टीप्लाई बाई 30।
तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 150 मीटर आएगा। so, इसी तरह दूसरे ट्राइंगल का आप एरिया फाइंड करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दूसरे ट्राइंगल का ये दूसरा ट्राइंगल। सही है, ये क्या है, ये भी ट्राइंगल और दरमियान में क्या है, रेक्टेंगल बना हुआ है। सही है, तो ये ट्राइंगल इसका बेस कहाँ से स्टार्ट है, 20 से लेकर 30, तो 30 माइनस 20 आपके साथ इस ट्राइंगल का क्या आएगा, बेस आएगा। तो 30 से जब आप 20 माइनस करोगे तो आपके साथ क्या आएगा, 10 इसका बेस आ गया। और हाइट क्या है इसका, हाइट भी क्या है इसका 30, हाइट भी क्या है इस ट्राइंगल का 30, तो मल्टीप्लाई बाई 30, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 150 मीटर। दोनों ट्राइंगल का, फर्स्ट ट्राइंगल का भी 150 मीटर, सेकंड ट्राइंगल का भी 150 मीटर। तो सिंपल आप किसका फाइंड करो, रेक्टेंगल का फाइंड करो। रेक्टेंगल का एरिया आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, सिंपल लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करो, विड्थ से मल्टीप्लाई करो। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करो तो आपके साथ क्या आएगा, रेक्टेंगल। तो मैं सिंपल आर लिख रहा हूँ। तो रेक्टेंगल का एरिया मैं किस तरह फाइंड करूंगा, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा। लेंथ आपके साथ क्या है, सिंपल ये आप सिंपल पहले इसके लेंथ की देखो, आपके साथ क्या है 10 से स्टार्ट है 20 तक, तो सिंपल 20 में फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, ये क्या आएगा, इस रेक्टेंगल का क्या आएगा, विड्थ आएगा। तो 20 क्या आएगा, लेंथ आएगा, सही लेंथ। तो 20 माइनस 10, 20 से जब आप 10 माइनस करोगे तो सिंपल क्या बचाएगा 10, और ये आपके साथ क्या है विड्थ, ये विड्थ इसकी कितनी बन रही है 30, यह है आपको नजर भी आ रहा है। सही विड्थ क्या है इस ट्राइंगल की 50, हाइट क्या है 50 नहीं 30, तो 10 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ क्या आएगा 300 मीटर। तो अपने टोटल एरिया, ट्राइपेजियम का टोटल एरिया बताना था। ये क्या है, इस शक्ल में, इस गिवन फिगर में अपने टोटल डिस्टेंस क्या था बताना था। तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल तीनों को प्लस करो, 150 150 और 300, आपके साथ क्या आएगा, वही 600 आंसर आ गया यानी। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो टोटल डिस्टेंस फिर से वही 150 प्लस 150 प्लस 300, आपके साथ टोटल क्या आ गया 600 मीटर। 150 150 300 बन जाएगा, प्लस 300 600 मीटर। तो आप ट्राइपेजियम का फार्मूले से भी निकाल सकते हो, या सिंपल पहले ट्रायंगल का फिर रेक्टेंगल का फिर ट्रायंगल का, इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। तो दोनों से आंसर क्या है 600 ही आ गया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 33, एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, आप इसको नोट कर सकते हो, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। सही है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी प्रोजेक्टाइल, लेट्स सपोज में आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। एक बात आपने याद रखना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में सिंपल एच लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल क्या रहता है, सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, सेम। क्यों, क्योंकि ये एफ एक्स, ये क्या है एक्स कंपोनेंट, तो इसलिए एक्स कंपोनेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस, सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स एक्सिस। सही, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर फोर्स क्या है, एक्स एक्सिस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। जब इस पर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तो इस पर इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए आप वेलोसिटी क्या है, जब फोर्स क्या होगा जीरो, मतलब जीरो का मतलब क्या है, कांस्टेंट। सही है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात आपने याद करना है, कांस्टेंट। मैं सिंपल कांस्टेंट को किस तरह लिखता हूँ, CONST, तो ये भी क्या है कांस्टेंट, या सिंपल आप ये इस तरह भी लिख सकते हो कांस्टेंट। सही है, तो आपको एक बात पता चल गया कि Vx थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा, कांस्टेंट। Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या रहेगा, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाईएस्ट पॉइंट पर देखो, इनिशियल पर देखो, फाइनल पर देखो, हर पॉइंट पर Vx क्या रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अब आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में मिनिमम, ऑप्शन सी में मैक्सिमम, ऑप्शन डी में इनफाइनाइट। अब कुछ स्टूडेंट ये देखते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है, आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वर्टिकल कंपोनेंट ये है, इस पॉइंट पर ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपके साथ क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर याद रखना आपके साथ Vy वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, Vy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, जबकि Vx क्या रहेगा, Vx क्या रहेगा, कांस्टेंट। Vx 0 नहीं होगा। तो इसलिए अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। तो इसलिए वो समझते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है, 0। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 नहीं होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या रहेगी, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम रहेगी। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर आपके साथ जो प्रोजेक्टाइल का
जो प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया उसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या बन गया, जो वी वाई वो क्या बन गया 0, जबकि दूसरा कंपोनेंट तो रहता है वी एक्स तो कांस्टेंट है, वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा कांस्टेंट, वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसलिए मिनिमम होगा 0 नहीं होगा है इस पॉइंट पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, द वेलोसिटी एट अ टॉप पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एंगल। अब आपने मैक्सिमम और इनिशियल वेलोसिटी का क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रिलेशन, वेलोसिटी मैक्सिमम या इसको आप वेलोसिटी एट द टॉप भी कह सकते हो, इसलिए वेलोसिटी इनिशियल कोस थीटा, यहाँ पर सिंपल कोस थीटा है, काइनेटिक एनर्जी में कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, वेलोसिटी में सिंपल कोस थीटा। तो आपको क्या गिवन है, ये रिलेशन याद करो। आपके साथ क्या है, टॉप पॉइंट पर मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो आप एंगल क्या करो, एंगल फाइंड करो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है एट द टॉप पॉइंट 10 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 कोस थीटा। आपने क्या फाइंड करना है, कोस थीटा, एंगल फाइंड करना है। तो 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, आपके साथ क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कोस थीटा। आपको पता है कि 1 डिवाइडेड कोस थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 कब आती है, किस एंगल पर 1 डिवाइडेड बाई 2 आती है, ये आपको पता होना चाहिए। किस डिग्री पर, 60 डिग्री पर कोस की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिग्री पर कोस की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके साथ एंगल क्या है, कोस थीटा क्या आ रहा है, ऑप्शन ए में 30, ऑप्शन बी में 60, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट 60 डिग्री, सही है। तो आपके साथ एंगल क्या गया 60। ये मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रिलेशन भी आपने याद करना है। एमसीक्यू नंबर 35, अ बॉडी हैविंग मास 10 kg एंड टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्ट ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स एक बॉडी पर लग रही है, फाइंड द एक्सेलरेशन। आपने सिंपल क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, ये क्या आपके साथ एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में। एक क्या है 12 न्यूटन और दूसरा क्या है 10 न्यूटन, या क्या है दूसरा क्या है 10 न्यूटन। तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में लग रही फोर्सेस इस पर। आपने क्या फाइंड करना है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही थी और उसका डायरेक्शन क्या था अपोजिट, तो आपने फोर्सेस को क्या करना है, माइनस करना है। तो सिंपल फार्मूला आपके साथ क्या है, F इज इक्वल टू ma। आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास, सही है। मास भी आपको गिवन है, फोर्स भी गिवन है। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट था तब आपने क्या करना है, हायर फोर्स से लोअर फोर्स क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अगर फोर्सेस का डायरेक्शन सेम था, किसी भी बॉडी पर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही थी, तब फोर्सेस का आपने क्या करना है, सम। तो इसलिए मैं लिखूंगा F1 प्लस F2, विच आपके साथ ओरिजिनल फार्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय मास। कब, जब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अपोजिट, अपोजिट की केस में अपने फोर्सेस को क्या करना है, माइनस करना है। तो सिंपल आप यहाँ पर आपके साथ क्या है 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय मास। आपके साथ क्या है, मास ऑफ द बॉडी इज, आपके साथ क्या मास ऑफ द बॉडी 10 कीजिए, सिंपल क्या है 10। तो 2 डिवाइडेड बाय क्या गया 12 से आप क्या माइनस करो, 12 से क्या करो 10 माइनस करो, तो आपके साथ 2 बचेगा और नीचे क्या है 10। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आपके साथ क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई 5। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 किसके इक्वल है, 1 को अंदर लिखो, 5 अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट किसके इक्वल है 0.2। तो 1 यहाँ पर पॉइंट लिखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो आपके साथ आंसर क्या आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन में क्या है, पॉइंट में गिवन है, तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 5 किसके इक्वल है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपने याद रखना है क्या यहाँ पर क्या है, सिंपल रिलेशन ये है, अगर फोर्सेस का डायरेक्शन क्या था, बॉडी पर फोर्सेस लग रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपने सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू ma। आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो फोर्सेस दो है, तो आपने इन दोनों फोर्सेस अगर डायरेक्शन अपोजिट तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। अगर यहाँ पर लिखता कि दोनों फोर्सेस लग रही है सेम डायरेक्शन में, क्या लिखता है सेम, तब फिर आपने क्या करना था, फिर अगर आपसे पूछता कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो तब आपने F1 प्लस F2 दोनों फोर्सेस को क्या करना था, सम करना था। दोनों फोर्सेस को क्या करना था, सम करना था, फिर आंसर बताना था। तो इसलिए आपने यहाँ पर गौर करना है, अपोजिट डायरेक्शन और सेम क्या लिखा हुआ है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 36, इन द गिवन फिगर रेंज इज गिवन, फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सिंपल आपको एक डायग्राम गिवन है, एक फिगर गिवन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके साथ, मैक्सिमम रेंज क्या है 400, आपसे क्या पूछा है हाइट, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ।
एक बात आपको पता होना चाहिए कि हाइट और रेंज के दरमियान कौन सा रिलेशन है। हाइट और रेंज, आपको पता है कि हाइट इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4। अब आहिस्ता आहिस्ता में ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी हाइट और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन है, हाइट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है, ये तमाम मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको समझा दूंगा। तो याद रखना हाइट और मैक्सिमम रेंज के दरमियान क्या रिलेशन है कि हाइट इज इक्वल टू रेंज मैक्स डिवाइडेड बाई 4, रेंज मैक्स डिवाइडेड बाई 4। तो आपको मैक्सिमम रेंज यहाँ पर गिवन है फिगर में कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 400 मीटर और आपने क्या फाइंड करना है, हाइट। तो इसलिए आपने इस रिलेशन को याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान क्या रिलेशन है कि रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4। तो आपने हाइट फाइंड करना है, हाइट इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम आपके साथ क्या है 400 मीटर, 400 मीटर डिवाइडेड बाई 4। तो 4 1 जार 4, यहाँ पर 4 1 जार 4, यहाँ पर सिंपल क्या आएगा 100 मीटर। आपके साथ आंसर क्या है गया, हाइट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं सिंपल हाइट, हाइट क्या है आपके साथ 100 मीटर। तो आपको समझ आ गया कि मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान ये रिलेशन है। तो आपने आपके साथ आंसर क्या बन गया 100 मीटर। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। तो ये रिलेशन आपने याद करना है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। MCQ number 37. A body is under the action of 50 Newton force having the mass of 30 kg. The impulse will be for 30 सेकेंड। आपने क्या फाइंड करना है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके साथ क्या आएगा, इम्पल्स आएगा। तो सिंपल आपके साथ क्या है, फोर्स क्या है। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज में मास भी गिवन है। मास सिंपल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। मास का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, या मास सिंपल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, क्योंकि इम्पल्स किसके इक्वल है, यहाँ पर ये फोर्स ये क्या है, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके साथ क्या आएगा, इम्पल्स। तो फोर्स आपके साथ क्या है 50 न्यूटन, टाइम क्या है 30 सेकेंड। तो 5 3 जार 15, 2 जीरो वे से आएगा। तो आपके साथ इम्पल्स क्या आएगा 15 न्यूटन सेकेंड, या आपके 1500 न्यूटन सेकेंड, या सिंपल आप लिख सकते हो कि 1500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सही है, ये दोनों यूनिट क्या है, इक्वल है, क्योंकि न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सही, तो यूनिट कन्वर्जन आपको आते हैं। सही है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा 1500 न्यूटन सेकेंड, या सिंपल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका बेस यूनिट है। MCQ number 38. The range of the projectile is equal to the vertical maximum height of an angle. सिंपल आपसे पूछे कि रेंज क्या होगी, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के कब इक्वल होगी। सिंपल आप यहाँ पर एक आसान एमसीक्यूज गिवन है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, फर्स्ट पेपर में इस तरह आया भी हुआ है कि क्या होगा, हाइट क्या होगा, रेंज के इक्वल होगा, कब, किस एंगल पर। आपको पता है कि रेंज आपको क्या है कि मैक्सिमम रेंज, अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात ना करूँ, सिंपल r tan थीटा इज इक्वल टू 4r, आपको 4h, ये रिलेशन तो आपको पता है, रेंज और हाइट के दरमियान रिलेशन। आपसे क्या पूछे कि रेंज क्या हो, हाइट के इक्वल आ जाए, किस एंगल पर। सिंपल किस एंगल पर रेंज और हाइट इक्वल होते हैं। तो अगर मैं लिखूँ हाइट और रेंज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किस एंगल पर, तो मैं यहाँ पर h की जगह r लिख सकता हूँ ना। तो r tan थीटा इज इक्वल टू 4r। सही है, h की जगह मैंने क्या लिख लिया, r। तो r के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्या आपके साथ रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। सही है, tan इनवर्स 4। तो इसलिए किस एंगल पर हाइट और रेंज इक्वल होंगे, tan इनवर्स 4। tan इनवर्स 4 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 4 आपके साथ 76 डिग्री। तो 76 डिग्री वो एंगल है जिस पर आपके साथ हाइट और रेंज दोनों क्या होंगे, इक्वल। हाइट और रेंज दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। किस पर, किस एंगल पर, 76 डिग्री एंगल पर। ये आपको वैसे याद करना चाहिए, मैंने यहाँ पर प्रूव करके भी बताया रेंज और हाइट के दरमियान जो रिलेशन था। तो इसलिए 76 डिग्री पर रेंज और हाइट दोनों क्या होंगे, इक्वल। या आप क्या सिंपल कह सकते हो कि tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 भी किसके इक्वल है, 76 डिग्री। चलो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में tan इनवर्स 4, ऑप्शन बी में 76 डिग्री, ऑप्शन सी में 45, ऑप्शन डी में बोथ ए एंड बी। तो इसलिए ए बी करेक्ट है, डी बी भी करेक्ट है। 76 डिग्री या tan इनवर्स 4। tan इनवर्स 4 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 4 76 डिग्री के इक्वल है। तो इसलिए 76 डिग्री या tan इनवर्स 4। MCQ नंबर 39. इफ द टाइम फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 8 सेकंड, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर आपको टाइम देकर क्या पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट पूछा है। तो इसलिए आपने हाइट और टाइम के दरमियान रिलेशन को भी याद करना है। जिस तरह रेंज और अभी मैंने रेंज और हाइट के दरमियान, अब टाइम और रेंज, हाइट और टाइम के दरमियान एक रिलेशन है, 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई जी टी स्क्वायर।
ये क्या है, हाइट और टाइम के दरमियान रिलेशन। अगर आपको टाइम देकर हाइट पूछा जाए या हाइट देकर टाइम पूछा जाए तो आपने ये रिलेशन यूज करना है। तो सिंपल आपने हाइट फाइंड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई टाइम आपके साथ क्या है 8 सेकेंड। तो 8 का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। यहाँ पर नीचे भी क्या है 8, तो इसलिए ये 8 और इस 8 के स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, सिंपल कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपने हाइट फाइंड करना है, तो आपके साथ क्या बाकी रह गया, हाइट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 10 और यहाँ पर सिंपल एक 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर इस 8 के साथ कैंसिल हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके साथ क्या आ गया 80 मीटर आपके साथ। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए में 80 मीटर, ऑप्शन बी में 60, ऑप्शन सी में 50, ऑप्शन डी में 90। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट 80 मीटर। सिंपल आपने ये रिलेशन याद करना है कि हाइट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है, हाइट और टाइम के दरमियान रिलेशन है 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई जी टी का स्क्वायर। सही है, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। एमसीक्यू नंबर 40, इम्पल्स हैज ऑलवेज चेंज, ए में मोमेंटम, बी में एनर्जी, सी में वेलोसिटी, डी में एक्सेलरेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इम्पल्स किसके इक्वल है, चेंज ऑफ इम्पल्स। ये मैंने आपको बताया कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा है, सिंपल आपको बता रहा हूँ। इसलिए इम्पल्स किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसलिए इम्पल्स हैज ऑलवेज चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट, आसान एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 41, व्हाट इज द टाइम फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इफ द मैक्सिमम रेंज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 40 मीटर। अब आपको रेंज देकर क्या पूछा है, टाइम फ्लाइट पूछा है क्या। अब अपने रेंज और टाइम फ्लाइट के दरमियान एक रिलेशन यूज करना है कि रेंज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 जी टी का स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या बताया, हाइट और टाइम के दरमियान रिलेशन, अब रेंज और टाइम के दरमियान रिलेशन। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल एमसीक्यूज नहीं होगा। तो आपको क्या गिवन है, आपके साथ गिवन है टाइम फ्लाइट आपने फाइंड करना है, और आपको क्या गिवन है, रेंज गिवन है। रेंज क्या है 40 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो सिंपल ये 2 40, ये 2 डिवाइड है तो 40 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 42 क्या बन जाएगा 80 मीटर, और ये जी क्या है टी के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल डिवाइडेड बाई 10, ये क्या है जी की, सिंपल जी किसके इक्वल है 10, तो मैंने कहा जी, तो इसलिए जी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई है टी के साथ, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू सिंपल इस साइड पर टी स्क्वायर रह जाएगा। तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, सिंपल 8 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 का स्क्वायर डॉट 2 अंडर रूट। सही है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, तो इसलिए 2 का स्क्वायर डॉट 2 अंडर रूट। तो इसलिए ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंडर रूट के अंदर, तो 2 अंडर रूट 2 सेकेंड आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। सिंपल रेंज और टाइम के दरमियान रिलेशन क्या है, रेंज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 जी टी स्क्वायर। अगर आपको रिलेशन याद है तो कोई भी मुश्किल एमसीक्यूज, कोई भी एमसीक्यूज आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर टाइम देकर रेंज पूछा जाए या रेंज देकर टाइम पूछा जाए तो ये रिलेशन आपने याद करना है। एमसीक्यू नंबर 42, द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड, ये तो बहुत आसान एमसीक्यू है, बैलिस्टिक मिसाइल। एमसीक्यू नंबर 43, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन अपवर्ड विद टाइम। सिंपल आपसे क्या पूछा गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बॉल की अगर आप उसको अपवर्ड थ्रो करें। यहाँ पर मैं ग्राफ भी ड्रा करूँ, ये आपको याद होना चाहिए, ये लीनियरली डिक्रीज होती है। क्या इस तरह लीनियरली डिक्रीज होती है, क्योंकि जब आप किसी भी बॉल को सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हो, किसी भी बॉल को सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है 0। तो इसलिए वो लीनियरली डिक्रीज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या पूछा है कि जब आप किसी भी बॉल को अपवर्ड फेंकते हो, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो, तो इसलिए वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा होता है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी लीनियरली आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है डिक्रीज होती है। ये फर्स्ट पेपर का एमसीक्यूज है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी लीनियरली डिक्रीज। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 43 फर्स्ट पेपर का एमसीक्यूज है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे।